खुद को नहीं रोक सकी। आप क्या कर रहे हो? जब तियानजून ने अपनी बहन को दर्द से रोते हुए देखा तो उसने जल्दी से उससे सवाल किया और उसकी आवाज ने हुआंगफैंग और तियानलिन को भी उनकी अपनी दुनिया से जगा दिया। हुआंगफैंग ने अपने पास खड़ी अपनी फील्ड सेना को गुस्से से देखा। पहले तो वो हैरान हुआ और फिर समझ आया कि दूसरा पक्ष ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहा है। भाई, मैं ठीक हूँ। भाई हुआन मुझे नब्ज बताते हैं। इससे पहले कि हुआंगफैंग समझा सके, तियानलिन ने उत्सुकता से कहा। नाड़ी। तियानजून के चेहरे पर कुछ संदेह है। हालांकि अभी स्थिति नाड़ी पकड़ने वाली प्रतीत हो रही है। क्या नाड़ी जांचने से लोग दर्द से चिल्ला सकते हैं? हाँ, अभी तो ये बहुत आरामदायक था, लेकिन दिन के अंत में थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए मैं इसे चिल्लाने से नहीं रोक सका, तियानलिन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ये वास्तव में उसकी बहन को देखने के लिए कुछ भी नहीं है और हुआंगफैंग वास्तव में अपनी बहन की खातिर है। तियानजून थोड़ा शर्मिंदा है। वह जानता है कि उसने हुआंगफैंग के साथ अन्याय किया है, इसलिए वो क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे क्षमा करें, मुझे बस एक आवेग आ गया था। कुछ नहीं। हुआंगफैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा कि वो जानता था कि तियानजून उसकी बहन थी जो घबराई हुई थी। हुआंगफैंग की अपनी बहन थी, इसलिए वो समझ सकता था। हालांकि उसकी भौहें अभी भी तियानजून के रवैये के कारण नहीं, बल्कि तियानलिन की शारीरिक स्थिति के कारण झुकी हुई थी। क्या बात है? क्या मेरी बहन के शरीर में कुछ गड़बड़ है? हुआंगफैंग की अभिव्यक्ति देखकर तियानजून ने जल्दी से पूछा, चिंतित होकर कि उसकी बहन की हालत खराब हो सकती है। मैंने बस नाड़ी महसूस की और पाया कि उसके पैरों में मेरिडियन मर चुके थे। जहां तक किसी अन्य समस्या का सवाल है, मैं फिलहाल नहीं जानता, हुआंगफैंग ने कहा। तियानलिन ने हुआंगफैंग को ये कहते हुए सुना कि उसका पैर उसके चेहरे पर थोड़ा धुंधला था, लेकिन फिर वो ठीक हो गई। आखिरकार ये पैर पहला दिन नहीं था जब उसे पता चला कि वो नहीं जा सकती। बस जब भाई हुआंग ने मुझे पल्स दी तो मुझे गर्म और आरामदायक महसूस हुआ, तियानलिन ने कहा। हुआंगफैंग जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा काम कर रही है। ऐसा लगता है कि उनकी ऊर्जा अभी भी एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन वो नहीं जानते कि कितनी। क्या आप गर्मी महसूस कर सकते हैं पैर पर? मैदानी सेना ने थोड़ा उत्सुकता से पूछा। ठीक है, ये पैर पर है, तियानलिन ने कहा और इस समय उसने भी प्रतिबिंबित किया। क्योंकि वो चल नहीं सकती, इसलिए उसके पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए हैं। यह मत कहो कि उसे गर्मी लगती है, लेकिन उसके पैर सीधे कट गए हैं, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह भी उत्साहित हो गई। क्या भाई हुआंग सचमुच अपनी मदद कर सकते हैं? हालांकि तियानजून ने पहले ही हुआंगफैंग को देख लिया था और उससे उत्सुकता से पूछा, हुआंगफैंग, तुमने ये कैसे किया? क्या आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना उत्साहित है। तियानलिन के पैर लंबे समय से बेहोश है, अब वो इसे महसूस कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, यह अच्छी बात है। हालांकि उसे ये भी डर है कि तियानलिन की सिर्फ भावना उसका भ्रम है। यह ऐसा एहसास है जिसे वो बहुत अधिक महसूस करना चाहती है, इसलिए वो चाहता है कि हुआंगफैंग फिर से प्रयास करे। ठीक है, मैं दोबारा देखूंगा, हुआंगफैंग ने कहा कि हालांकि अन्य लोगों के शरीर में चलने की ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत थका देने वाला है, लेकिन वो स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और वो इसे फिर से देखना भी चाहते हैं। अगर ये तियानलिन की मदद कर सकता है, भले ही वो थोड़ा थका हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हुआंगफैंग ने फिर से तियानलिन की बाह पर अपना हाथ रख दिया। हालांकि इस समय की शुरुआत में उन्होंने नई ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। वो तुलना करना चाहता था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 420 ट्रस्ट। हुआंगफैंग को जल्द ही पता चला कि पहले की तरह अगर वो केवल आंतरिक शक्ति का उपयोग करता तो वो इसे तियानलिन के पैरों के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं कर सकता था। हालांकि तियानलिन को आराम महसूस हुआ, लेकिन उसके पैरों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए हुआंगफैंग ने एक बार फिर शुद्ध आंतरिक शक्ति को आंतरिक शक्ति और जादू के साथ मिश्रित एक नई ऊर्जा में बदल दिया। इस बार वो इस ऊर्जा को तियानलिन के पैरों में स्थानांतरित कर सकता है। हालांकि यह अभी भी बहुत श्रमसाध्य है, ये पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। यही एहसास है, मुझे फिर से गर्माहट का एहसास हो रहा है, तियानलिन ने आश्चर्य से पुकारा, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। क्या बात? तियानजून ने जल्दी से पूछा। दर्द। हालांकि हालांकि उसे दर्द महसूस हुआ। वो और तियानजून बहुत खुश थे, क्योंकि इससे पहले तियानलिन के पैरों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। भले ही मुझे दर्द महसूस हो, ये तियानलिन और तियानजून के लिए अच्छी खबर है। हुआंगफैंग ने तियानजून के भाई और बहन का प्रबंधन नहीं किया, लेकिन तियानलिन के पैरों में नई ऊर्जा को नियंत्रित करना जारी रखा। बहुत अधिक प्रयास और एकाग्रता के कारण हुआंगफैंग के माथे पर बहुत पसीना आ गया था। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। हालांकि यह बहुत कठिन था, फिर भी उसने तियानलिन के पैर में एक साइकिल चलाने की ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसके पैर के सभी मेरिडियन पर चला गया। और तियानलिन को बहुत दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा है, क्योंकि उसके पैर दर्द महसूस कर रहे हैं। हुआंगफैंग को अपनी आंखें खुली देखकर तियानजून ने जल्दी से पूछा, ये कैसा है? क्या आप मेरी बहन के पैर का इलाज कर सकते हैं? तियानजुनमन हुआंगफैंग को देखने के लिए उत्सुक था। हालांकि वो अधिक पैसे कमाने और अपनी बहन से मिलने जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो पैसे नहीं कमा पाएगा। इसके बजाय उसे कोई ऐसा अस्पताल नहीं मिला जो उसकी बहन का इलाज कर सके। इससे पहले उनके भाई और बहन कीशिंग, डीआईडीयू और अन्य शहरों में पहले से ही कई बड़े और छोटे अस्पताल चला चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कितने अस्पतालों का प्रबंधन कर सकते हैं। सच कहूं तो उसे निराशा महसूस हुई। हालांकि हुआंगफैंग की उपस्थिति से इस स्थिति में बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि उसकी बहन के पैर में लकवा मारने के बाद पहली बार चोट लगी है। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, हुआंगफैंग ने कहा। उसकी विधि स्वाभाविक रूप से तियानलिन को उसके शरीर की ऊर्जा के साथ उसके पैर के मेरिडियन को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए है। उनकी ऊर्जा में स्पष्ट रूप से ये क्षमता है। जब तक तियानलिन अपने शरीर में लेग मेरिडियन को सक्रिय करती है, उसके लिए फिर से खड़ा होना असंभव नहीं है। हालांकि हुआंगफैंग को पहले इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई आश्वासन नहीं था।
ये ठीक है, जब तक आप इसे करने का प्रयास कर सकते हैं, अब से बदतर कोई स्थिति नहीं है ना? तियान जून ने कहा कि हुआंग फैंग के इलाज के लिए कम से कम उसकी बहन को अभी भी उम्मीद है। अगर वो उसका इलाज नहीं करेगी तो उसे कोई उम्मीद नहीं है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। इसका एक कारण यह है कि वो इतनी अच्छी लड़की को इस बीमारी से पीड़ित नहीं देख सकते थे। दूसरा कारण यह है कि हुआंग फैंग इस क्षेत्र में अनुभव अर्जित करना चाहते थे। अगर बाद में उसके आसपास किसी को कोई बीमारी हो तो वो अपनी मदद खुद कर सके। हुआंग फैंग के पैरों के उपचार के कारण तियान जून के भाई और बहन अच्छे मूड में हैं। यहाँ तक कि हुआंग फैंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए तियानलिन ने भी रात के खाने में हुआंग फैंग को एक गिलास वाइन की पेशकश की। हालांकि वो स्पष्ट रूप से शराब नहीं पिएगी। एक गिलास शराब पीते ही उसका चेहरा लाल हो गया और लोगों का सिर चकराने लगा। इसके अलावा उसका पक्ष पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में कमजोर था, इसलिए हुआंग फैंग और तियान जून के खाना खत्म करने से पहले वो पहले ही सो चुकी थी। हुआंग फैंग के साथ दोबारा खाना खाने के लिए वापस आने से पहले तियान जून ने अपनी बहन को बिस्तर पर लिटा दिया। मूल रूप से उन्होंने काम करने के लिए हुआंग फैंग को ढूंढने के बारे में बात करने के लिए आज रात के खाने पर हुआंग फैंग को आमंत्रित किया। हालांकि अभी जो कुछ हुआ उसके कारण उन्हें लगा कि काम करने के लिए हुआंग फैंग को ढूंढना उनके लिए उचित नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी दयालुता का बदला चुकाना जानता था, अन्यथा वो प्यूमा के लिए 3 काम नहीं करता, क्योंकि प्यूमा ने पहले भी एक बार उसकी मदद की थी। अब हुआंग फैंग के पास अपनी बहन की बीमारी को ठीक करने की कुछ क्षमताएं हैं। ये तियान जून के लिए एक बड़ा उपकार है। इस दुनिया में वो जिस व्यक्ति की सबसे अधिक परवाह करता है वो उसकी विपरीत बहन तियानलिन है। उसके लिए तियान जून अपनी जान देने को भी तैयार है। अब जब हुआंग फैंग को अपनी बहन की बीमारी ठीक होने की उम्मीद है, तियान जून की हुआंग फैंग के प्रति कृतज्ञता की कल्पना की जा सकती है। यदि आप आज मुझे फोन करते हैं तो आप मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे। हुआंग फैंग ने अपने सामने देखा, मानो वो चिंतन में खो गया हो। नहीं, तियान जून ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आज तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड। हुआंग फैंग ने आश्चर्य से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि तियान जून ऐसा कुछ कहेगा। आपको एक छोटे सुरक्षा गार्ड जितना सरल नहीं होना चाहिए, अन्यथा पुलिस आपके प्रति इतनी विनम्र नहीं होगी। तियान जून इसे छिपाना नहीं चाहता था। उन्होंने आगे कहा, आप जानते हैं कि अगर हम पहाड़ पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। यह मत कहिए कि हम पैमाने का विस्तार कर सकते हैं और दूसरों द्वारा निगले नहीं जा सकते। जहां तक तियान जून का सवाल है, हुआंग फैंग सहमत है। यदि वे पहाड़ पर भरोसा नहीं करेंगे तो वे मिनटों में मारे जाएंगे। ये पुलिस या कोई अन्य गैंगस्टर हो सकते हैं। यदि उनके पास पृष्ठभूमि नहीं है और वे पहाड़ पर निर्भर है तो उन्हें केवल दूसरों द्वारा ही मारा जा सकता है। हालांकि हुआंग फैंग की भी अपनी चिंताएं हैं। वो इन गैंगस्टर्स के साथ ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता। आखिरकार उनकी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य की है। हालांकि तियान जून वैसा नहीं है। हालांकि वो एक गैंगस्टर है, वे एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। हुआंग फैंग जानता है कि वो कैसा है और उसने ये रास्ता क्यों अपनाया। सच कहूं तो हुआंग फैंग यह नहीं देखना चाहता कि तियान जून के साथ क्या हुआ। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो तियानलिन अकेले जीवित नहीं रहेगा। आखिर वो अपना ख्याल भी रखती है, तो अब मुझमें कोई औकात नहीं। मेरी कुछ अन्य पहचानें भी हैं, लेकिन ऐसी पहचानों के कारण ही मैं आपसे बहुत अधिक संपर्क नहीं कर पाता। वास्तव में यदि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता होता तो मैं आपसे बहुत अधिक संपर्क नहीं कर पाता। हुआंग फैंग ने सच कहा। मुझे पता है, तियान जून ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि ज्यादातर लोग गैंगस्टरों को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी। हालांकि तियान जून जानता है कि वो सबसे अच्छा है और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, इसलिए वो हार नहीं मान सकता। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 421 समझौता। इस तरह अगर मैं कुछ भी मदद कर सकूं तो मैं आपकी मदद करूंगा। हुआंग फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो तियान जून का समर्थन स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि अगर वो मदद कर सकता है तो वो मदद करेगा। इस फीगे की तरह वो तियान जून को पहले से बता सकता था, जो तियान जून के लिए मददगार है लेकिन उसके लिए हानिकारक नहीं है। तियान जून को स्वाभाविक रूप से पता था कि हुआंग फैंग झिझक रहा था। दरअसल उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जैसे ही वो हुआंग फैंग में शामिल हुआ, उसने खुद को स्वीकार कर लिया। भले ही वो उनसे परिचित हो, फिर भी वे फायदे और नुकसान का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले जब तियान जून ने इसके बारे में सोचा था, अगर हुआंग फैंग खुद को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे तो ये ठीक होगा। भविष्य में वो खुद पर भरोसा करेगा या अन्य लोगों पर भरोसा करेगा और उसके और हुआंग फैंग के बीच बहुत अधिक संपर्क नहीं होगा। आखिरकार अगर हुआंग फैंग सहमत नहीं थे तो वो स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें परेशानी में पड़ने से रोकने के लिए उनके बहुत करीब नहीं होना चाहिए। हालांकि तियानलिन के व्यवसाय के कारण तियान जून ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग फैंग क्या सोचता है। जब तक वो अपनी बहन को ठीक कर सकता है, उसका जीवन हुआंग फैंग का होगा और वो भविष्य में आगे बढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। इसलिए अब हुआंग फैंग के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक शब्द में कहें तो उसके दिमाग ने फैसला कर लिया है। तियान जून से निकलने के बाद हुआंग फैंग इस मामले के बारे में सोच रहे थे। तियान जून सामान्य तौर पर अच्छा है, वो जुए और जहरखुरानी के धंधे में शामिल नहीं है। वो दूसरे गैंगस्टरों से बेहतर है और कितना, ये भी नहीं जानता। हालांकि हुआंग फैंग फिर भी आसानी से सहमत नहीं हुए। वास्तव में अगर उसे तियान जून का समर्थन मिलता तो उसके लिए किंग प्रांत में व्यापार करना अधिक सुविधाजनक होता। हालांकि उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के एक सदस्य की पहचान ही उसकी कुछ चिंताओं के लिए काफी है। मूल रूप से हुआंग फैंग इस मामले पर बाई जियाओरो के साथ चर्चा करने के लिए वापस जाने वाले थे, लेकिन वापस जाने से पहले उन्हें जियान मेंगन का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हुआंग फैंग से मिलना चाहती थी और समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। कक्षा के बाद वह हुआंग फैंग को ढूंढना चाहती थी। हालांकि उस समय हुआंग फैंग को कुछ करना था। बाद में वह तियान जून के घर गई, इसलिए समय नहीं था। हुआंग फैंग का मतलब था कि जब समय होगा हस्ताक्षर करने में देर नहीं होगी।
हालांकि जियांग मिंगन स्पष्ट रूप से जल्द हस्ताक्षर करना चाहते थे। इस तरह उसे बेहतर महसूस होगा। इसलिए हुआंग फैंग दोबारा घर नहीं गए। इसके बजाय वो बाहर जियांग मेंगन से मिला। वे अभी भी सड़क किनारे एक दुकान पर मिलते थे। गर्मियों में सड़क किनारे ठेले पर खाना खाने का भी एक अलग मजा है। ये समझौता है, मैंने इसे आपके अर्थ के अनुसार समझ लिया है। यदि आपको कोई असंतोष है तो मैं इसे तुरंत संशोधित कर दूंगा। जैसे ही हम मिलते, जियांग मेंगन अपने बैग से तैयार समझौता निकालता और हुआंग फैंग को सौंप देता। पिछली रात की तुलना में वो काफी बेहतर मूड में है। कल हुआंग फैंग ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और वो अभी भी चिंतित है कि अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कहां से जुटाएं, इसलिए वो अच्छे मूड में नहीं होगी। लेकिन आज अलग है। आज हुआंग फैंग ने खुद को 5 लाख युआन हस्तांतरित किए हैं। कक्षा के बाद हुआंग फैंग के पास मिलने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपनी मां के इलाज का खर्च उठाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल उनकी मां के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए भी तैयार है। सब कुछ अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है और उसका मूड स्वाभाविक रूप से बेहतर हो रहा है। यह वो बिल है जो मैंने दोपहर को अस्पताल को भुगतान किया था। देखिए, इससे पहले कि हुआंग फैंग समझौते को देख पाता, जियांग मेंगन ने अपने बैग से एक अस्पताल का बिल निकाला और हुआंग फैंग को दिखाया। वो ये साबित करना चाहता था कि हुआंग फैंग ने जो पैसा दिया वो वास्तव में उसकी मां के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। आखिरकार मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और मैं इसे आपके साथ ले जाऊंगा। जियांग मेंगन ने अपना आईडी कार्ड फिर से निकाला और उसे पहले की 2 चीजों के साथ हुआंग फैंग के सामने रख दिया। आप बिल्कुल तैयार हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें पैसे की ज्यादा परवाह नहीं है। हालांकि उसके पास खुद पैसे की कमी थी। आखिरकार पैसा अप्रत्याशित था। अगर हुआंग फैंग खुद इसका इस्तेमाल करते तो वो थोड़ा परेशान होते। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए किया जाता तो कोई समस्या नहीं होती। भले ही जियांग मेंगन ने उससे झूठ बोला हो, कोई नुकसान नहीं होगा। जियांग मेंगन ने संकोचपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इस बात का डर है कि मैंने जो तैयार किया है वो पर्याप्त नहीं है। जब उसने ये चीजें तैयार की तो वह स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को बताना चाहती थी कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है। पैसे का उपयोग वास्तव में इलाज के लिए किया गया था और भविष्य में इसका भुगतान किया जाएगा। हुआंग फैंग ने समझौते को उठाया, इसे मोटे तौर पर देखा और कहा कि यह काफी पूर्ण था, जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी शामिल थी जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने इसे लिख लिया। ये कहा जा सकता है कि इस समझौते के साथ जियांग मेंगन ने इसे हुआंग फैंग को बेच दिया। हुआंग फैंग ने उससे जो भी करने को कहा वो करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या था। भले ही हुआंग फैंग ने उसे हर दिन शौचालय साफ करने की व्यवस्था की, लेकिन वह आपत्ति नहीं उठाती थी। हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा, यह सिर्फ खुद को बेचने का एक अनुबंध है। और हुआंग फैंग ने भी बिल को देखा। कोई टंटा बखेड़ा नहीं था। इसके अलावा इसके भुगतान के लिए 5 लाख युआन का उपयोग किया गया था। इसकी कल्पना की जा सकती है कि जब उसकी मां का ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसके पास अपने शरीर को पालने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। हालांकि हुआंग फैंग को पता है कि इलाज करने की तुलना में पालन पोषण करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल अपना इलाज करें और आत्म साधना पर ध्यान न दें तो हमें पूरी तरह से ठीक होने में अधिक समय लगेगा, भले ही यह आवश्यक न हो। ये सोचते हुए हुआंग फैंग ने जियांग मेंगन से कहा, इस तरह मैं कल आपको 1 लाख युआन और ट्रांसफर कर दूंगा। आपकी मां ऑपरेशन खत्म कर देगी, उसके शरीर को ठीक करने के लिए कुछ अच्छे सामान खरीद कर देगी। मिस्टर हुआंग, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले ही आपसे 5 लाख ले चुका हूँ। जियांग मेंगन ने जल्दबाजी में कहा, बेशक उसे और अधिक पैसा मिलने की उम्मीद है। ऐसे में यह उसकी मां की खेती के लिए अच्छा होगा। हालांकि वो पहले ही हुआंग फैंग के 5 लाख युआन पैसे ले चुकी है, उसे इसे दोबारा लेने का दुख है। ये ठीक है, मैं आपको पहले ही 5 लाख युआन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी 1 लाख युआन की परवाह है। इसके अलावा ये सारा पैसा आपसे उधार लिया गया है और आप इसे बाद में वापस कर देंगे। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी वे पैसे उसके अपने नहीं है और जब वो उनका उपयोग करता है तो उसे कोई दुख नहीं होता। धन्यवाद। श्री हुआंग। जियांग मेंगन की आंखों में आंसू हैं। उसके दिल में हुआंग फैंग की उसके प्रति दया आकाश से भी ऊंची है। विशेष रूप से समय की इस हताश अवधि के बाद हुआंग फैंग उसकी मदद कर सकता है और भी अधिक कीमती, वो आगे न बढ़ने और आभारी न होने का साहस कैसे कर सकती है? जहां तक आपके आईडी कार्ड की बात है, बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें। मुझे आप पर विश्वास है। इसके अलावा अब इसके बिना कुछ भी करना असुविधाजनक है। हुआंग फैंग ने अपना आईडी कार्ड जियांग मेंगन को सौंप दिया और कहा, हुआंग फैंग ने जो कहा वो सच है। बिना आईडी कार्ड के कई मामलों में असुविधा होती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 422 सक्रिय बोलना। हुआंग फैंग नहीं चाहता कि जियांग मेंगन का आईडी कार्ड उस पर विश्वास करे, लेकिन उसे डर नहीं है कि वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि ये कदम जियांग मेंगन को उनके प्रति अधिक आभारी बनाता है। हुआंग फैंग ने बहुत आरामदायक भोजन किया। जियांग मेंगन अपनी कृतज्ञता के कारण हुआंग फैंग के प्रति बहुत चौकस थे। वो तरह तरह के टोस्ट बना रही थी और वाइन डाल रही थी। हुआंग फैंग शुरुआत में शर्मिंदा थे, हालांकि जियांग मेंगन ने बार बार जोर दिया और हुआंग फैंग ने इसका आनंद लिया। फिर अनजाने में हुआंग फैंग ने खुद थोड़ा और पी लिया। जब वह अपने निवास पर लौटा तब भी उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। आज इतनी शराब क्यों पी? बाई जियाओरो, जिसने दरवाजा खोला, हुआंग फैंग को देखा जो नशे में था और भौहें चढ़ा ली। आप एक घरेलू नौकरानी की तरह अधिकाधिक होते जा रहे हैं, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फैंग के शब्दों ने बाई जियाओरो के चेहरे को थोड़ा शर्मीला और नाराज कर दिया। उसने हुआंग फैंग को घूरकर देखा, फिर वो उसकी परवाह किए बिना सीधे लिविंग रूम में चला गया। हुआंग फैंग इस समय थोड़ा शांत है और फिर वो थोड़ा ठंडा पसीना बहा रही है। उसके सामने जो महिला है वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि उसकी बॉस है, या फिर एक खूंखार महिला जिसने कई लोगों को हाथों हाथ मार डाला है। हालांकि वो लंबे समय से उसके संपर्क में है और ऐसा लगता है कि वो उसका दूसरा पक्ष भूल गया है। आज तो उसने उसका मजाक भी उड़ाया। हाँ, यह एक मजाक है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वो बहुत शांत हो गए हैं।
बाई जियाओरो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अकेले टीवी देखने लगी। हुआंग फैंग ने सोचा कि वो उसे उससे नफरत नहीं करने दे सकती। आखिरकार वो उसकी बॉस थी, वो अपने जूते बाद में पहनेंगी, ये दुखद है। तो उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। जब तक हुआंग फैंग उसके सामने नूडल्स लेकर नहीं आई, उसने उन्हें ईमानदारी और विनम्रता से खाया और उसका चेहरा बेहतर हो गया। मैं कल अच्छा खाना बनाऊंगी, मैंने लगातार कई दिनों तक नूडल्स खाए हैं। बाई जियाओरो ने कहा कि हालांकि हुआंग फैंग द्वारा बनाए गए नूडल्स भी बहुत अच्छे हैं, वे खाने में चिकने नहीं होते हैं, लेकिन हर दिन नूडल्स खाना कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इन दिनों उन्हें बाई जियाओरो के लिए वास्तव में खेद था। उसने लोगों को हर दिन नूडल्स खाने दिया। बैठक स्थगित होने के बाद हुआंग फैंग ने अपने काम के बारे में सोचा। ठीक है नेता, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, चलो इसके बारे में बात करें। इस शाम हुआंग फैंग के खुद के साथ छेड़खानी के शब्दों के अलावा अन्य समय में हुआंग फैंग का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए बाई जियाओरो उनसे बहुत संतुष्ट है। मेरा एक दोस्त है, वो अब अपनी बहन की वजह से गैंगस्टर है, उसके हाथ में कई लोग हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जुए में शामिल नहीं होता है। आज रात उसने मुझे खाने के लिए कहा और कहा कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहता था। क्या आपको लगता है कि मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? हुआंग फैंग ने पूछा। वो जानते थे कि भले ही उन्होंने ये कहने की पहल नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोगों के लिए इसकी जांच करना मुश्किल नहीं है, इसे कहने के लिए पहल करना बेहतर है। ओह, मैं नहीं देख सकता, आपसे मदद मांगी गई है, बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो एक साधारण दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि यह उसके लिए आसान है, हुआंग फैंग ने कहा। कि फिर उन्होंने बाई जियाओरो को तियानजून के भाई और बहन के बारे में बताया। बाई जियाओरो के चेहरे पर मुस्कान भी गायब हो गई, थोड़ी अधिक सहानुभूति के साथ। वास्तव में आप अस्वीकार्य नहीं है। बाई जियाओरो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जैसा आपने कहा, आपका दोस्त अभी भी अच्छा है, वो जुए में शामिल नहीं रहा है। इसके अलावा इस समाज के अच्छे पक्ष और अंधेरे पक्ष दोनों हैं। ये किसी भी शहर में समान है। हालांकि स्थानीय सरकार आमतौर पर जियानवो में उन ताकतों को अपने हाथों में नियंत्रित करती है ताकि वे समाज को बहुत अधिक परेशान न कर सके। यदि आप उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो यह एक ही बात है। बाई जियाओरो का इरादा हुआंग फैंग को धोखा देने का नहीं था। हुआंग फैंग से पहले उन्हें केवल समाज के निचले स्तर का एक छोटा व्यक्ति कहा जा सकता था। अब वो थोड़े समय के लिए ही राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हुए, इसलिए कई चीजों को छुआ नहीं गया है और उन्हें पता नहीं है। वास्तव में जियानगो में वे गैंगस्टर, जब तक वे थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं, निश्चित रूप से सरकारी विभागों में कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद उन पर या तो हमला किया जाएगा या भर्ती किया जाएगा, ताकि उन्हें नियंत्रण से बाहर न जाने दिया जाए और बड़े सामाजिक मामले न बनाए जाएं। निस्संदेह सरकारी विभागों के लोग जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, उनका उपयोग अवैध कार्यों में नहीं कर सकते, केवल उन पर लगाम लगा सकते हैं। यदि हुआंग फैंग वास्तव में ऐसे लोगों के समूह को भर्ती कर सकता है तो यह कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ तक कि उनकी बुद्धि कई बार उनके काम को पूरा कर सकती है। तो क्या मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ? हुआंग फैंग ने पूछा। यदि ऐसा करना संभव है तो उसके नियंत्रण में अधिक सेनाएं रखना उसके लिए अच्छा होगा। बेशक, लेकिन आप उनका इस्तेमाल गैरकानूनी काम करने या यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए भी नहीं कर सकते। बेशक, क्षेत्र के लिए लड़ना शामिल नहीं है, जब तक कि इसका बहुत बुरा सामाजिक प्रभाव न हो, बाई जियाओरो ने कहा। वास्तव में उन्हें अब भी उम्मीद है कि वे लोग दूसरे लोगों को निगल सकते हैं। उस स्थिति में अंत में केवल एक ही व्यक्ति होगा और इसे नियंत्रित करना आसान होगा। हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो की बातों को समझ लिया है। उन लोगों को भर्ती करने या क्षेत्र को लूटने में उनकी मदद करने में भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि उन्हें मरना नहीं चाहिए या बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों की पहचान को देखते हुए इसमें कुछ रहस्य है। आखिरकार मेरे पास हत्या का लाइसेंस है। यदि मैं किसी की हत्या कर दूं तो कौन जानता है कि यह क्षेत्र को लूटने के कारण हो या किसी कार्य को अंजाम देने के कारण। इसलिए इस समय हुआंग फैंग को राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों की पहचान का अधिक से अधिक लाभ मिला। जाहिर है बाई जियाओरो भी इसमें ताऊ को समझते थे, लेकिन उनका इरादा हुआंग फैंग को रोकने का नहीं था। वास्तव में हुआंग फैंग को यह नहीं बताया गया कि एनएसए के कुछ सदस्यों की आईलाइनर नदियों और झीलों की छोटी भीड़ में छिपी हुई थी। वे अपनी पहचान छिपाते हैं। कई मामलों में वे कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे वे निपट नहीं सकते थे। ये सिर्फ इतना है कि बाई जियाओरो को उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में नवागंतुक हुआंग फैंग को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यह उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे गैंगस्टर पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वे हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकते। इसलिए उनके असंगठित विनाश की तुलना में उन्हें अपने हाथों में नियंत्रित करना कहीं बेहतर है। हुआंग फैंग अभी भी बाई जियाओरो के शब्दों से बहुत खुश हैं। तियानजून और उनकी उपस्थिति के साथ वो उन्हें बहुत सी चीजें दे सकता है जिनसे उसे निपटना नहीं पड़ता है। हुआंग फैंग, जिसे संतोषजनक उत्तर मिले हैं, ने बाई जियाओरो के लिए अच्छा भोजन बनाने और कल उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 423 प्रभाव, हिसाब किताब और रिकॉर्डिंग पेन के कारण। और दूसरा पक्ष भी जानता है कि उन्होंने इस बार जो किया है वो बहुत ज्यादा हो गया है और उन्होंने बाद में भी बहुत कुछ नहीं किया है, अन्यथा ये पलटवार का कारण बनेगा। इसलिए निर्देशक कीव का मामले का अगला प्रबंधन बहुत सहज है। हालांकि उनके द्वारा मामले को संभालने से पैदा हुई सनसनी छोटी नहीं है। सबसे पहले जियांगजू के नेताओं का एक समूह आगे बढ़ा। फिर भी सदमे में डूबे लोग पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। किंग प्रांत के कुछ नेतृत्व कार्य को भी समायोजित किया गया है। उनमें से कुछ दूसरे स्तर पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ को बिना शक्ति और धन के अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। आम लोगों को शायद कुछ दिखाई न दे, लेकिन किंग के लिए प्रांत के शीर्ष पर मौजूद सभी लोग जो इसके बारे में जानते हैं, वे जानते हैं कि नंबर 2 की सेना को इस बार गंभीर झटका लगा है। और जिन लोगों ने सोचा कि यह सचिव टैन द्वारा किंगबेई प्रांत में आने पर लगाई गई पहली आग थी, पहली बार जब उन्होंने अपने दांत दिखाए तो वो नंबर 2 से बहुत कुछ हार गए।
इसलिए कुछ पूर्व तटस्थ लोग सेक्रेटरी टैन की ओर रुख करने लगे। यहाँ तक कि नंबर 2 का अनुसरण करने वाले कुछ लोगों को भी इस मामले में नंबर 2 के बारे में नहीं पता था कि उसने कितने कप गिराए। जिन लोगों ने उनसे हाल ही में काम पर आने के लिए कहा था, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि उनका मूड खराब था। इस मामले के माध्यम से निर्देशक क्यू पूरे किंगडे प्रांत में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गए हैं, यहाँ तक कि सेक्रेटरी टैन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस प्रवृत्ति के साथ वो पूरे किंगडे प्रांत में बोलने में सक्षम है और यहाँ तक कि शीर्ष 5 में भी स्थान रखता है। वो किंगडे प्रांत में वास्तविक उच्च रैंकिंग वाले लोगों में से एक है। मूल रूप से नंबर 2 रुकना चाहता था। आखिरकार वो जानता था कि निर्देशक क्यू उसके रास्ते में नहीं थे। हालांकि निर्देशक क्यू ने इस बार मामले को संभालने में अच्छा काम किया। इसके अलावा सचिव टैन उनके पीछे थे, इसलिए नंबर 2 का ब्लॉक अंत में विफल हो गया। लेकिन आम लोग सोचते हैं कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता निर्देशक क्यू है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि हुआंग फैंग का योगदान निर्देशक क्यू से कम नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग का नाम सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सफलतापूर्वक याद किया गया है। इनमें से कुछ लोग उनकी सराहना करते हैं और कुछ उनसे नफरत करते हैं। वैसे भी हुआंग फैंग का नाम एक तरह से फैला हुआ है। इस मामले में 2 प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं जिन्हें हुआंग फैंग जानते थे। एक है जियो वांग, जिनसे उनकी कई बार मुलाकात हुई। वो निर्देशक क्यू की वंशावली है। वो इस मामले में भी मेधावी है। निर्देशक क्यू के समर्थन से उनके प्रत्यक्ष नेता को मामले से दूर स्थानांतरित कर दिया गया था। वो पहले सिटी ब्यूरो में केवल तीसरे स्थान पर था, इसलिए इस बार दूसरा व्यक्ति सभी की उम्मीदों से परे था और सफलतापूर्वक पहला बन गया। क्योंकि वो निर्देशक क्यू की वंशावली है, वो मामले में हुआंग फैंग के योगदान और उसकी पहचान के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वो हुआंग फैंग का बहुत सम्मान करता है और आभारी है। अगर हुआंग फैंग नहीं होते तो वो इस पद पर नहीं बैठते। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए हुआंग फैंग को व्यक्तिगत रूप से भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। ये जानने के बाद कि हुआंग फैंग की जियांगजू में एक फैक्ट्री है, ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी छाती थपथपाई कि उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास कुछ है तो बस उसे बुला लें। इस मामले में लाभ के बारे में हुआंग फैंग की अन्य समझ के लिए ये तियानजून है। हुआंग फैंग की अग्रिम सूचना के साथ उन्होंने पहले से तैयारी की थी, इसलिए जब फीगे वास्तव में अंदर और बाहर नहीं आ सकता था तो उसने फीगे की कई साइटों को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उन सभी पर कब्जा नहीं किया गया था। उनकी शक्ति अब बहुत बढ़ गई है, जो बियाओ से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जब भाई अपने चरम पर थे तो ये लगभग बहुत अधिक था। इस क्रम में स्वाभाविक रूप से उनकी कुछ लोगों से झड़प हो गई। हालांकि हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो के कारण तियानजून के समर्थन को स्वीकार करने का फैसला किया। मैं देखता हूँ तियानजून बिना सहारे के डिक्वीड नहीं है। यदि आप उससे लड़ना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। हालांकि हुआंग फैंग ने उससे कुछ नहीं कहा। तियानजून को भी हुआंग फैंग के व्यवहार से पता था। हुआंग फैंग ने खुद को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो बहुत खुश थे। एक तो ये कि वो हुआंग फैंग को चुका सकता है और दूसरा ये कि उसने पहाड़ का समर्थन किया है ताकि वो भविष्य में बेहतर विकास कर सके। हाल के दिनों में हुआंग फैंग हर दिन तियानलिन के मेरिडियन को कंघी करती है, जिसमें उसके पैर और आंखें भी शामिल हैं, क्योंकि उसकी आंखें बहुत संवेदनशील है। हुआंग फैंग को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। वहीं वहां की क्षति उसके पैरों की तुलना में अधिक गंभीर है, इसलिए इसमें अधिक समय लगेगा। मेरिडियन पर कंघी करते समय ये गर्म और दर्दनाक होता है। आखिरकार उसकी शिरोबिंदु सभी मर चुकी हैं, सिकुड़ रही हैं और छोटी हैं, इसलिए यदि आप अब उनका विस्तार करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि तियानलिन कायम है और वो अभी भी दर्द का आनंद उठा रही है। आपको पता होना चाहिए कि वो पहले पैर का दर्द चाहकर भी दर्द नहीं करा सकती थी। अब उसे लग रहा है, भले ही ये दर्द ही क्यों ना हो, वो बहुत खुश है। हुआंग फैंग की तलाशी के बाद हालांकि तियानलिन खड़ा नहीं हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ और महसूस भी नहीं करता है। तियानजून के भाइयों और बहनों को आशा दिखती है। आखिरकार कंघी करते समय उन्हें पहले से ही दर्द होता है, यानी उन्होंने प्रगति की है और उनमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास है। यही कारण है कि तियानजून अब हुआंग फैंग के कारण का बदला चुकाना चाहता है, क्योंकि वो वास्तव में अपनी बहन को ठीक कर सकता है। हुआंग फैंग द्वारा दिया गया ओब्सीडियन अजेय कौशल वास्तव में एक अच्छा आंतरिक मानसिक कौशल है। हालांकि इसका अभ्यास लंबे समय से नहीं किया गया है। बाई जियाओरो ने अपने शरीर में कुछ आंतरिक शक्ति जमा कर ली है। साधना की गति स्पष्ट रूप से उस गति से तेज है जो उसने पहले की थी। बढ़ती आंतरिक शक्ति से उत्साहित बाई जियाओरो को देखें। हुआंग फैंग वास्तव में उसे बताना चाहता है कि हालांकि उत्तरी नरक जादू कौशल है, जो एक दिव्य स्तर का कौशल है, इसे सीखने के बाद यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो आप उनमें से कई को अवशोषित कर सकते हैं और आंतरिक शक्ति बढ़ने की गति तेज होगी। हालांकि हुआंग फैंग एक साधारण सहकर्मी और मित्र को इस तरह का जादुई कौशल देने के लिए पर्याप्त उदार नहीं है, इसलिए उन्होंने बाई जियाओरो को 7 ओब्सीडियन का अजेय कौशल दिया, लेकिन उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। और हुआंग फैंग इन दिनों निष्क्रिय नहीं रहे हैं। अपनी आंतरिक शक्ति और जादू को विकसित करते हुए वो अभी भी लिंगबो सूक्ष्म कदम सीख रहा है और उन 5 चिन्हों को याद करने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि उनके प्रयास बहुत प्रभावी है। हालांकि यह बहुत जटिल है। इन दिनों के प्रयासों के बाद भी वो 5 चिन्हों को याद रखता है, लेकिन अभी भी इसका प्रारंभिक उपयोग किया गया है। हालांकि बहुत कुशल नहीं है, लेकिन वो इसका उपयोग करने में सक्षम है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 424 पापराजी। ये कहा जा सकता है कि लिंगबो के सूक्ष्म कदम ने वास्तव में हुआंग फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। उनका बॉडी मेथड बेहतर हो गया है। अपने छाया लबादी के संयोजन में वो गारंटी दे सकता है कि कई लोगों की घेराबंदी का सामना करने पर भी उस पर हमला नहीं किया जाएगा। जब तक उसे घेरने वाले उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तब तक हुआंग फैंग अजेय स्थिति में है। केवल वही दूसरे लोगों को मार सकता है, दूसरे वो अपने कब्जों के कोनों को भी नहीं छू सकता। इसके अलावा जैसा कि परिचय में कहा गया है, आग्रह करने की प्रक्रिया में उसके शरीर में आंतरिक बल न केवल कम होता है बल्कि लगातार बढ़ता भी है। ये स्थिति बहुत गंभीर होती है, जिससे उसकी लंबे समय तक लड़ने की क्षमता काफी बढ़ जाती है।
हाल ही में हुआन फैंग लिंबो के सूक्ष्म कदमों के साथ अपनी परिचितता बढ़ा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण क्षण में चेन खोना नहीं चाहता। अगर 1 और 6 पल्स वाली तलवार होती तो बेहतर होता। हुआन फैंग ने अपने दिल में सोचा कि लिंबो की माइक्रो स्टेप और 6 पल्स तलवार अनंत गोलियों वाली पिस्तौल की तरह है, जो लगातार हमला कर सकती है। इसके अलावा बंदूक की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। हालांकि 6 पल्स तलवार भी एक शीर्ष स्तरीय कौशल है, इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल स्टोरेज बॉक्स में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बस कुछ विविध चीजें हैं। उनमें से कुछ लोग हुआन फैंग के कार्य को भी नहीं जानते हैं। परिचय बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए हुआन फैंग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इन सभी को पहले रिंग में डाला जाता है। मूल मुक्त जीवन, क्योंकि जी मेंगजियाओ की एक व्यवस्था आखिरकार खत्म हो गई है। तुम्हारा मतलब है कि ली बिंगियो यहाँ है? हुआन फैंग ने आश्चर्य से अपने सामने जी मेंगजियाओ को देखा। ये कहना होगा कि जी मेंगजियाओ वास्तव में एक खूबसूरत महिला है। आज उसने ऑफिस यूनिफॉर्म का सूट पहना हुआ है, जिससे उसका परफेक्ट फिगर स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिखता है। उभरी हुई छाती, जिसके अंदर सफेद शर्ट ऊंची है, आंखों को बहुत आकर्षक लगती है और अपने मनमोहक चेहरे से वो एक देवी लगती है। हालांकि केवल हुआन फैंग ही जानते हैं कि देवी बहुत अच्छे स्वभाव की नहीं है और हमेशा दूसरों में गलतियां निकालना पसंद करती है। अगर मैं दोबारा चारों ओर देखूंगा तो मैं उन्हें खोदकर निकाल दूंगा। हुआन फैंग की नजरें जी मेंगजियाओ से बच नहीं पाई। उसने हुआन फैंग को घूरकर देखा और चेतावनी दी, मिस ली आज यहाँ है। आप पिछली बार की तरह उनसे मिलने के लिए अभी भी हवाई अड्डे पर जाएं। इस बार वो विज्ञापन लेने के लिए यहाँ है। ये दिन आप उसके बगल में हैं। याद रखें, वे आंखें चारों ओर नहीं देखती हैं, अन्यथा हमारी कंपनी के बारे में मिस ली की धारणा को प्रभावित करती है। आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैं नहीं चाहता कि मिस ली यह सोचे कि हमारी कंपनी एक भेड़िया है। ली बिंगयुन आज यहाँ आए थे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ली बिंगयुन ने पिछली बार जी मेंगजियाओ और सु युमो के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। इसलिए जी मेंगजियाओ और सु युमो को स्वाभाविक रूप से विमान लेने के लिए लोगों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ली बिंगयुन अपनी कंपनी का विज्ञापन करने के लिए यहाँ आए थे। जी मेंगजियाओ और सु युमो को स्वाभाविक रूप से लोगों के अनुसरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर कोई छोटा मामला है तो कोई इससे निपट सकता है। सु युमो और जी मेंगजियाओ, दो लोग जिन्होंने विमान उठाया और ली बिंगयू का पीछा किया। उन्होंने ज्यादा संकोच नहीं किया, इसलिए उन्होंने हुआन फैंग को चुना, क्योंकि पिछली बार हुआन फैंग ने विमान उठाया था और जब वो चला गया तो ली बिंगयू ने इसे वितरित करने के लिए हुआन फैंग को बुलाया। जाहिर तौर पर ली बिंगयू हुआन फैंग की सेवा से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए इस बार सु युमो और जी मेंगजियाओ ने स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग के बारे में सोचा। बेशक जी मेंजाओ का दिल और यह भी महसूस करता है कि हुआन फैंग भी बेकार कारण है। वास्तव में इससे पहले कि सुरक्षा प्रबंधक अभी भी हुआन फैंग से अधिक व्यस्त था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन हुआन फैंग के पास पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। जी मेंजाओ थोड़ा परेशान था, हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ ढूंढना चाहता था, इसलिए हुआन फैंग के जाने की यह व्यवस्था तर्कसंगत है। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हुआन फैंग ने कहा कि वो और ली बिंगयू ने एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने एक साथ उस खतरनाक घटना का अनुभव भी किया है। अब ली बिंगयू खुद इसे लेने आए हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हुआन फैंग का रवैया अभी भी जी मेंगजियाओ के प्रति संतोषजनक है। यह आदमी जो हमेशा बेकार रहता है, उसे अब कुछ करना है और वह अगले कुछ दिनों में बहुत आराम से नहीं रहेगा। जब हुआन फैंग हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने पिछली बार की तरह बहुत सारे प्रशंसकों को विमान में चढ़ते देखा। संयोग से हुआन फैंग ने उस समूह में आखिरी दोस्त को देखा। हालांकि हुआन फैंग का इरादा नमस्ते कहने के लिए ऊपर जाने का नहीं था, अन्यथा दूसरा पक्ष निश्चित रूप से ली बिंगयू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता। तुम्हें पता है, पिछली बार वो सिर्फ उसकी आंखों के सामने था, ली बिंगयू को ले जाया गया था और दूसरी तरफ ली बिंगयू का एक लौह प्रशंसक था। इस बार क्या आप बुरा मानेंगे? इसलिए हुआन फैंग ने एक कोने में रहने का फैसला किया। अरे यार, क्या तुम यहाँ ली बिंगयुन को भी गोली मारने आए हो? हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति के कोने में अप्रत्याशित रूप से किसी ने उनसे बात की। दूसरे पक्ष की उपस्थिति को देखो, यह एक रिपोर्टर लगता है। हाँ, हुआन फैंग की आकस्मिक प्रतिक्रिया। अरे मैं लंबे समय से ली बिंगयू का अनुसरण कर रहा हूँ। वो लंबे समय से नहीं है, लेकिन उसके संसाधन बहुत अच्छे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी देखभाल अमीर व्यापारियों या शक्तिशाली लोगों द्वारा की गई है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार उसने थोड़े समय के लिए किंगई को छोड़ दिया था, इसलिए उसने फिर से यहाँ आने की जल्दी की। ये बीच में कुछ भी नहीं है। गर्दन पर कैमरा रखे एक वृद्ध व्यक्ति ने हुआन फैंग से फुसफुसाया। हुआन फैंग की भौं जुरीदार है। उसे दिख रहा है कि ये लड़का कोई रिपोर्टर नहीं, बल्कि एक पेपराजी है। ऐसे लोग अक्सर कुछ तस्वीरों के अनुसार सितारों का स्कैंडल बना देते हैं ताकि उसे हासिल किया जा सके। यदि वे कुछ भी मूल्यवान जीतते हैं तो वे इसे बेतुके ढंग से रिपोर्ट करेंगे और अपनी लोकप्रियता बढ़ाएंगे, ये कहने के लिए कि वे अपने लिए प्रसिद्ध हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए वे बिना किसी पेशेवर नैतिकता के सब कुछ कर सकते हैं। ये कहना कि वे पत्रकार हैं, पत्रकारों के पेशे का अपमान है। और हुआन फैंग ली बिंगयुन की कुछ पृष्ठभूमि जानते हैं, उसके अपने प्रयासों से। क्या ये सामान्य नहीं है कि संसाधन अच्छे हो? दुर्भाग्य से हर कोई उसकी स्थिति को नहीं जानता, विशेषकर जानबूझकर छुपाए जाने के कारण। यहाँ तक कि सु युमो और जी मेंगजियाओ भी नहीं जानते हैं, और ये सामान्य लोग भी नहीं जानते हैं, इसलिए ये सामान्य है। अरे यार, तुम्हारे उपकरण के बारे में क्या? उस आदमी ने हुआन फैंग को संदेह से देखा। उसके गले में एक उन्नत कैमरा था, लेकिन हुआन फैंग खाली हाथ था। मैं सिर्फ अपने सेल फोन का उपयोग करता हूँ, हुआन फैंग ने अपने मुंह से कहा। आप नए लोगों को कौन सी मूल्यवान जानकारी हमेशा नहीं मिल सकती। यदि आपके पास सबसे बुनियादी उपकरण भी नहीं है तो आप और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या मोबाइल फोन की तुलना इन पेशेवर कैमरों से की जा सकती है? आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जाहिर तौर पर उसने हुआन के बारे में सोचा। फैंग एक नवागंतुक था जिसे कुछ भी समझ नहीं आता था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 425 लंबे समय तक नहीं देखा। मैं विमान से उतर गया। आप कहाँ हैं? जब हुआन फैंग इस लड़के को लेकर थोड़ा अधीर था
तो उसका मोबाइल फोन बज उठा। ये ली बिंग्यू का एक संदेश था। जाहिर है वो जानती थी कि हुआंग फैंग अभी भी उसे लेने के लिए यहाँ था। वास्तव में इससे पहले कि ली बिंग्यून ने जी मेंगजियाओ को जियांगजू आने के बारे में बताया, वो बस यही चाहती थी कि वे हुआंग फैंग को उससे मिलने और अगले कुछ दिनों में उसके साथ जाने की व्यवस्था करें। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से ऐसा अनुरोध रखने की हिम्मत नहीं की। उस समय उसने सिर्फ जी मेंगजियाओ की कंपनी की प्रशंसा की और कहा कि उसके कर्मचारी वास्तव में अच्छे थे। पिछली बार सुरक्षा गार्ड की तरह उसने अच्छा काम किया, अपने अंगरक्षक से बेहतर। उस समय वो नहीं जानती थी कि यह काम करेगा या नहीं। हालांकि जी मेंगजियाओ, जो नहीं चाहती थी कि हुआंग फैंग निष्क्रिय रहे, उसे लंबे समय तक चिंता नहीं हुई। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सुरक्षा गार्ड के पास हाल फिलहाल कोई काम नहीं है। अगर मिस्री को नहीं लगता कि वो लापरवाह है, तो वो इस बार भी उसे विमान लेने की व्यवस्था करती। इसलिए हुआंग फैंग की व्यवस्था की गई और ली बिंग्यून के अंगरक्षक और ड्राइवर अगली यात्रा पर उसका पीछा करेंगे। जी मेंगजियाओ की व्यवस्था के लिए ली बिंग्यून स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। ये कहा जा सकता है कि आखिरी समय में हुआंग फैंग उसके दिल में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, यहाँ तक कि उसके भाई से भी कम नहीं। हुआंग फैंग के साथ वो अधिक सुरक्षित महसूस करेगी। मैं उस कोने के पास हूँ जहाँ से बाहर निकलने पर मैं दाहिनी ओर मुड़ता हूँ। हुआंग फैंग लौट आए। मुझे कहना है कि आप नए लोग पेशेवर नहीं हैं। इस समय विमान उतर चुका है। ली बिंग्यून किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से कैसे खेल सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी चूक सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा आप जिस अखबार से जुड़े हैं। आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं। हुआंग फैंग के बगल वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवा पीढ़ी को सबक सिखाने के अंदाज में हुआंग फैंग से कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने अनप्रोफेशनल व्यवहार पर दया आ गई। बड़े भाई, आपकी पैंट गीली हो गई है। हुआंग फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी पैंट की ओर इशारा किया। दूसरे पक्ष ने संदेह से उसकी पैंट की ओर देखा और देखा कि उसका क्रॉच गीला था, जैसे कि उसका नियंत्रण नहीं था और वो पेशाब कर रहा था। आह! अचानक वो एक लड़की की तरह चिल्लाया। उसके बाद उसने हुआंग फैंग को सबक सिखाने की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से अपना निचला हिस्सा ढका और बाथरूम की ओर भागा। हुआंग फैंग दूसरी तरफ की शर्मिंदा छवि को देखता है और अपना सिर हिलाता है। उसने उसे जो पाठ पढ़ाया वो भारी नहीं है। अन्यथा वाटर पोलो न केवल उसकी पैंट को गीला कर सकता है, बल्कि उसके नीचे की कुछ वस्तुओं को अस्थायी रूप से कुछ कार्य भी खो सकता है। और ली बिंग्यून आ रहे हैं। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष द्वारा देखा जाना नहीं चाहता है, वरना उन्हें नहीं पता कि ये पपराजी लोग एक बहुत ही साधारण सी बात पर क्या लिख देंगे। हुआंग फैंग ने अंततः बाहर निकलने पर ली बिंग्यून की आकृति देखी। जैसे ही वो सामने आए, उनके आसपास मौजूद फैंस चिल्लाने लगे। कुछ लोग फूल भेजने के लिए ऊपर गए, कुछ लोग ऑटोग्राफ मांगने के लिए गए और कुछ लोग तस्वीरें लेना चाहते थे। जनता की जरूरतों को पूरा करते हुए ली बिंग्यू का चेहरा हर समय मुस्कुराता रहता था। भीड़ को छोड़कर बाहर आने में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया और प्रशंसक उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर संतुष्ट हो गए। हुआंग फैंग ने पाया कि इस बार ली बिंग्यून का सहायक ही उसके पास था। पिछली बार वे अंगरक्षक गायब हो गए थे। वे सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा से आए थे, जिससे हुआंग फैंग थोड़ा भ्रमित हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि आखिरी समय में ली बिंग्यून की सुरक्षा और अधिक मजबूत होनी चाहिए। अब वो उन अंगरक्षकों को कैसे भेज सकती है? हुआंग फैंग ने ली बिंग्यून का इंतजार नहीं किया। वो चिंतित था कि आसपास अन्य पापराजी भी थे। जब उसने ली बिंग्यू को देखा और वह एक साथ चला गया, तो उसने कुछ गपशप लिखी। इसलिए जब उसे यकीन हो गया कि ली बिंग्यू ने उसे देखा है, तो वो उसके सामने चला गया और ली बिंग्यू को बाहर ले गया। वो सबसे पहले कार पर चढ़े, फिर ली बिंग्यून और उनके सहायक, वे दोनों भी अनुसरण करते हैं। हुआंग फैंग बहुत दिनों से नहीं देखा। जैसे ही वो बस में चढ़ी, ली बिंग्यून ने मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग को नमस्ते कहा। उसकी प्रसन्न आवाज ने उसके बगल में बैठे सहायक को अपना मुंह घुमाने पर मजबूर कर दिया। वे 10 दिनों से भी कम समय के लिए हुआंग फैंग से अलग हो गए थे। इतने लंबे समय तक वे कहां से आए? मैंने ली बिंग्यू को पहले किसी के इतने करीब नहीं देखा। क्या वो सचमुच इस सुरक्षा गार्ड को अलग नजर से देखती है? हाँ, बहुत दिनों से नहीं देखा। जैसे ही हुआंग फैंग वापस चला गया, उसने लापरवाही से कहा, आप अभी भी बहुत सुंदर और लोकप्रिय हैं। हाँ, हुआंग फैंग की प्रशंसा या ली बिंग्यू बहुत खुश है, यहाँ तक कि सिर्फ इसलिए कि लंबे समय तक एक नाम पर हस्ताक्षर किए गए और कुछ थका हुआ महसूस हुआ। बहुत कुछ गायब हो गया है। इस बार आप जियांगजू में कितने समय तक रहने वाले हैं? हुआंग फैंग ने पूछा कि क्या उन्हें ड्राइवर या अंगरक्षक होने की चेतना नहीं है। उनके दिमाग में वो और ली बिंग्यू सिर्फ दोस्त है, कर्मचारी नहीं, इसलिए बातचीत करते समय वे बहुत अनौपचारिक होते हैं। लगभग 10 दिन। ली बिंग्यून ने कहा कि उनके शब्दों ने उनके सहायक को अपना मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ ली बिंग्यू के विज्ञापन में अधिकतम 3 दिन ही लगते हैं। अगर यह ठीक भी चलता है तो बस 1 या 2 दिन की बात है। हालांकि ली बिंग्यून ने इस बार 10 दिन रुकने का निश्चय किया है। जहां तक वजह की बात है तो वो काम से थक चुकी है और आराम करना चाहती है। उसके सहायक की स्वाभाविक रूप से इस पर कोई राय नहीं है और न ही उसने ऐसा करने का साहस किया है। आखिरकार वो ली बिंग्यू के परिवार की स्थिति जानती है। वो ये भी जानती है कि जब ली बिंग्यून स्टार बन जाती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शौक का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए जब वे काम करना चाहते हैं तो उन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। हालांकि अतीत में ली बिंग्यून आसानी से आराम नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि शूटिंग के लिए उनका खाली समय ज्यादा नहीं होगा। एक बार जब उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का परिवार नहीं चाहता कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आए, तो वो केवल सेवानिवृत्त हो सकती है। उसके परिवार की स्थिति के अनुसार उसके भावी पति का परिवार उस तरह का अधिक पारंपरिक गंभीर परिवार होने की संभावना है, इसलिए यह वास्तव में संभव है कि उसे बाहर इस तरह की सार्वजनिक उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि ली बिंग्यून, जो हमेशा अपने वर्तमान समय का उपयोग करना चाहते थे, अधिक फिल्में बनाना और अधिक गाने गाना चाहते थे, ने इस बार आराम मांगा। जाहिर है कुछ कारण है इस बारे में कि क्या ये गाड़ी चलाने वाले छोटे सुरक्षा गार्ड की वजह से है। ली बिंग्यून के सहायक निश्चित नहीं है। 10 दिन, ये बुरा नहीं है। पिछली बार जब आप जल्दी में यहाँ आए थे तो आपने जियांगजू में अच्छा समय नहीं बिताया था। इस बार आप अच्छी तरह देख सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा।
हाँ, मैं जियांगजू में अच्छा समय बिताने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास समय है? मेरा मार्गदर्शक बनना कैसा रहेगा? ली बिंगयू ने उम्मीद से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 426 ट्रैक किया जा रहा है। टूर गाइड, ठीक है, कोई समस्या नहीं, हुआन फेंग ने खुशी से उत्तर दिया। जी मिंगजियाओ के अनुसार इन दिनों उनका काम ली बिंगयून के साथ जाना और उसे खेलने के लिए ले जाना है। ये भी उनका एक काम है। इसके अलावा वो अच्छे नाम के साथ घूम भी सकता है। हुआन फैंग का वादा सुनकर ली बिंगयून खुशी से मुस्कुराए। उसकी आंखें सिकुड़कर एक दरार में तब्दील हो गई थी। उसने पहले कभी इस तरह खेलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जब ली बिंगयू सोच रहा था कि हुआन फैंग के साथ कहां खेलना है, तो हुआन फैंग का चेहरा अचानक शांत से गंभीर में बदल गया। उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और फिर उसने चुपचाप एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार की गति बढ़ने लगी। टीम लीडर, लगता है सामने वाले लड़के ने हमें ढूंढ लिया है। हुआन फेंग की कार के पीछे कुछ ही दूरी पर एक साधारण सी दिखने वाली कार है, जो ट्रैफिक प्रवाह में धीरे धीरे चल रही है। कार हर समय हुआन फेंग की कार से दूरी बनाए रखती है और हुआन फेंग की कार से कई कारें अलग होती हैं। कार न तो करीब है और न ही बहुत पीछे, इसलिए अभी तक हुआन फेंग की कार का अनुसरण करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बच्चे की सतर्कता इतनी अधिक होगी, सह पायलट की स्थिति में बैठे एक युवक ने चेहरे पर दिलचस्पी के भाव दिखाते हुए कहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे में 2 क्षमताएं हैं। आप जानते हैं, सेना में वे लोग भी हमारी ट्रैकिंग नहीं ढूंढ सकते। युवा ड्राइवर ने हुआन फैंग से हिले बिना गति बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर पर कदम रखा और सह पायलट की स्थिति में बैठे व्यक्ति से आसानी से कहा। हुआन फैंग के पास कुछ ड्राइविंग कौशल है, हालांकि वो ड्राइविंग में ज्यादा कुशल नहीं है। सामान्य समय में गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि उसके पीछे के लोगों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसे दूसरे पक्ष का अस्तित्व मिल गया है और वो तेजी से दूसरे पक्ष से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि ऐसा करना उसके लिए व्यर्थ है। कार और खुद की दूरी बिल्कुल नहीं बदली है, फिर भी अपना पीछा करें। अगर हुआन फैंग को पता होता कि उसके पीछे वाली कार में ड्राइवर न केवल कार चला सकता है, बल्कि टैंक भी चला सकता है और वो बहुत कुशल है, तो वो ये बेकार काम नहीं करेगा। हुआन फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? कार में ली बिंगयून ने भी हुआन फैंग के बदलाव को महसूस किया। शुरुआत में हुआन फैंग एक ही समय में उसके साथ गाड़ी चलाने और हंसने में सक्षम था। हालांकि अब हुआन फैंग ज्यादा नहीं बोलते हैं और उनके चेहरे के भाव बहुत गंभीर हैं। आप बैठे हैं, मैं गति बढ़ा रहा हूँ। हुआन फैंग ने कहा कि अगर वो एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वे केवल तेजी लाना जारी रख सकते हैं। हालांकि वो निश्चित नहीं है, आखिर उनकी ड्राइविंग स्किल्स ऐसी ही है। क्या हुआ? ली बिंगयून ने भी घबराकर पूछा। हुआन फैंग की स्पष्ट खोज क्या है? यह उसे याद दिलाता है कि पिछली बार केबिन के पास क्या हुआ था। क्या वो लोग दोबारा आ रहे हैं? ये सोचकर ली बिंगयून डर गया। हालांकि जब उसने हुआन फैंग को अपने सामने बैठे देखा, तो वह अचानक शांत हो गई। हुआन फैंग के साथ वो ठीक रहेगी। हुआन फैंग अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होंगी। लेकिन हुआन फैंग उतना आसान नहीं है जितना ली बिंगयून ने सोचा था। उसे ये भी शक है कि जो लोग उस रात उसका पीछा कर रहे थे, वही लोग थे। आखिरकार वाई जियाओ के अनुसार वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब ली बिंगयून अपनी कार में बैठा है और पाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हुआन फैंग उन लोगों के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हुआन फेंग उन्हें मारने के लिए निश्चित नहीं है जैसा उसने उस रात किया था। हालांकि यहाँ वह एक कार से दूसरी कार की राह पर है। इसके अलावा दिन के समय वो उतना नहीं दिखा सकता जितना वह चाहता है और छाया लबादा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अन्यथा जब अन्य लोग इसे देखते हैं तो वे इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी ताकत को कम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग भाड़े के लोग हैं जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हैं। उन्हें आसपास के माहौल की कोई परवाह नहीं है। एक बार जब वे अपना हाथ छोड़ देंगे, तो वे अधिक निष्क्रिय हो जाएंगे यदि वे निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमारे पीछे एक कार है। हुआन फैंग ने रिव्यू मिरर में देखा और कहा कि उसने फिर से गति बढ़ा दी है, लेकिन वह अभी भी एक दूसरे से छुटकारा नहीं पा सका। दूसरा हिस्सा प्लास्टिक की तरह था, जो उससे कसकर चिपक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ली बिंगयून को चिंता है कि हालांकि वो सोचती है कि हुआन फैंग खुद की रक्षा कर सकती है, हुआन फैंग और खुद दोनों घायल हो सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से वो है जो वो नहीं देखना चाहती है। क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? ली बिंगयून के बगल वाले सहायक ने भी हड़बड़ाहट में कहा। उसने उस रात की घटना के बारे में भी सोचा। हालांकि बाद में न तो ली बिंगयू और न ही उनके भाई ने इसके बारे में विस्तार से बताया, इसलिए सहायक को विशिष्ट स्थिति का पता नहीं चला। हालांकि उस दिन की निगरानी को देखकर ही उसे पता चल गया था कि उस समय स्थिति बहुत खतरनाक थी और दूसरा पक्ष भी एक शातिर व्यक्ति था। घबराओ मत, वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। हुआन फैंग ने गाड़ी चलाते समय कहा। वो इस समय बाहर निकलने की तलाश में है। वो एकांत जगह ढूंढना चाहता है। ऐसे में वो कुछ चीजें प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि उस स्थिति में वो ली बिंगयून और उसके सहायक के सामने कुछ बातें उजागर भी कर सकता है। हुआन फैंग यही नहीं चाहते, इसलिए वो अभी भी झिझक रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि वो ऐसा न करे, ताकि स्वयं को उजागर न करना पड़े। वैसे आज आपका कोई भी अंगरक्षक इसे कैसे नहीं देख सकता? हुआन फैंग ने ली बिंगयून से पूछा। क्या आसपास अंगरक्षक हैं? भले ही वे एक दूसरे को हल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय की देरी करके ऐसा किया जा सकता है। हालांकि कोई भी अंगरक्षक जिसे ली बिंगयून के साथ होना चाहिए था, वो नहीं गया था। मैंने उन सभी को जाने दिया। ली बिंगयू ने कहा कि पिछली घटना के बाद से ली बिंगयू या उनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अब उन अंगरक्षकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए ली बिंगयू ने उन्हें निकाल दिया और अपने भाई के साथ लोगों की व्यवस्था की। वैसे मेरे भाई ने इसकी व्यवस्था की है। ली बिंगयू अचानक रो पड़ी। क्या बात? हुआन फैंग ने पूछा। उनकी व्यवस्था मेरे भाई द्वारा की जा सकती है। मेरे भाई ने कहा कि वो मेरी सुरक्षा के लिए किसी की व्यवस्था करेगा। हालांकि वे लोग मुझे पता नहीं चलने देंगे या मेरे जीवन में खलल नहीं डालेंगे, इसलिए पीछे वे लोग मेरे भाई के लोग हो सकते हैं। यदि नहीं, तो मेरे भाई के लोग भी पास में होंगे। मैं उन्हें मदद के लिए बुलाऊंगा। ली बिंगयून ने अपने भाई को बुलाया और हुआन फैंग को समझाया।
क्योंकि ली बिंग्यू नहीं चाहता कि वे लोग उसके जीवन को प्रभावित करें। ली हुआमिन लोगों को ली बिंग्यू का अनुसरण करने की व्यवस्था करता है, लेकिन ली बिंग्यू को नहीं पता कि वे कौन है, उनमें से कितने हैं, या यहाँ तक कि उनकी संपर्क जानकारी भी नहीं है। अब इस समस्या के समाधान के लिए वो केवल अपने भाई से संपर्क कर सकती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 427 गलतफहमी। हेलो भाई, मेरा पीछा किया जा रहा है। फोन कनेक्ट होते ही ली बिंग्यून चिंतित स्वर में कहते हैं। घबराओ मत, क्या हो रहा है? अपनी बहन का फोन सुनकर ली हुईमिन का दिल भी उछल पड़ा। पहली चीज जिसके बारे में उसने सोचा वो शैतान भाड़े के समूह का बदला था। ये लोग वास्तव में प्रेतवादित हैं। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मुझे देश छोड़ देना चाहिए और उनसे दोबारा मिलना होगा, ली हुईमिन ने सोचा। मैं भी नहीं जानता। जैसे ही मैं हवाई अड्डे से बाहर आया, मैंने पाया कि कोई कार के पीछे आ रहा है। वे हवाई अड्डे से यहाँ पीछा कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि वे कौन है, ली बिंग्यून ने कहा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे आसपास लोगों को व्यवस्थित किया है। मैं उनसे तुम्हें देखने में मदद करने के लिए कहूंगा, ली हुईमिन ने कहा कि साथ ही वो उन 2 लोगों से भी असंतुष्ट थे जिनकी उन्होंने व्यवस्था की थी। उसकी बहन को कैसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जिसे उसने व्यवस्थित किया था उसे पता नहीं चला। बेशक असंतोष के अलावा अभी भी कुछ संदेह है। वो उन 2 लोगों की कुशलता जानता है। 4 या 5 शैतान भाड़े के सैनिकों से निपटना आसान नहीं है। यदि आप सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो उनमें से 1 दर्जन भी करीब नहीं आ सकते। इस बार तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए? मेरे भाई ने किसी से हमारी मदद करने के लिए कहा। फोन रखने के बाद ली बिंग्यून ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग का दिल भी थोड़ा आसान है, उनका कौशल उजागर नहीं किया जा सकता है, ये सबसे अच्छा है। दूसरी ओर ली हुईमिन ने अपनी बहन का फोन काट दिया। उसने तुरंत उन 2 लोगों को फोन किया जिनकी उसने व्यवस्था की थी। हेलो कैप्टन, क्या हाल है? फोन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसमें ली हुईमिन के प्रति सम्मान झलक रहा था। ली हुईमिन ने अपने 2 लोगों की सुरक्षा के लिए ली बिंग्यू की व्यवस्था की, जो दोनों अपनी सेना से सेवानिवृत्त थे। भले ही वे वहां से सेवानिवृत्त हो जाएं, अन्य सैनिक उनकी देखभाल करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि ये दोनों लोग ली हुआमिन की बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्हें पहले ली हुआमिन द्वारा बचाया गया था, इसलिए उनके जाने के बाद उन्होंने नहीं छोड़ा। हमारे सैनिक ली हुईमिन का पीछा करते रहे, लेकिन वे अब सैनिक नहीं थे बल्कि सामान्य लोग थे। मेरी बहन ने अभी फोन किया और कहा कि उसका पीछा किया गया था। हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद दूसरा पक्ष हर समय उसका पीछा करता रहा। क्या आप उसके आसपास नहीं है? क्या आपको पता चला? ली हुईमिन ने पूछा। क्या यह इतना चतुर नहीं है? उस आदमी ने फोन पर कहा। आपका क्या मतलब है? ली हुईमिन से पूछा। हम मिस बिंग्यू का पीछा कर रहे हैं। हालांकि ड्राइवर प्रसिद्ध प्रतीत होता है। उसने हमें ढूंढ लिया है और हमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस बिंग्यू के मुंह में हम ही हैं जो उनका पीछा करते हैं। हुआंग फैंग की कार के पीछे वाली कार में सह पायलट की स्थिति में बैठे व्यक्ति ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ अपने ड्राइवर की ओर देखा। तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बहन का अनुसरण करते हो और वे तुम्हें ढूंढ लेते हैं? ली हुईमिन को यह कहते हुए थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने स्थिति के बारे में नहीं सोचा। वो जानता था कि दोनों व्यक्ति क्या करने में सक्षम थे और ट्रैकिंग का स्तर क्या था। एक साधारण ड्राइवर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शैतान भाड़े के रेजिमेंट के लोग भी आए, वे आवश्यक रूप से ट्रैकिंग नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह सच है, हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। ड्राइवर की सीट पर बैठा यात्री उसकी आंखों के सामने देखते हुए अभी भी अपनी कार से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। ली हुईमिन कुछ देर तक चुप रही, ये जानते हुए कि कोई और उसकी बहन का पीछा नहीं कर रहा था। वो इतना चिंतित नहीं था। क्या आप जानते हैं कि मेरी बहन किसकी कार में है? साधारण टैक्सी? इस मामले में ली हुईमिन स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि एक साधारण टैक्सी चालक अपनी ही सेना में अभिजात वर्ग की ट्रैकिंग पा सकता है, तो ये लोग अभी भी यहाँ हर दिन क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? बस घर जाओ और बच्चों को ले जाओ। नहीं, यह एक निजी कार है। जब मैंने मिस बिंग्यू को हवाई अड्डे से बाहर आते देखा तो वो सीधे दूसरी तरफ की कार में बैठ गई। दूसरी तरफ को विशेष रूप से मिस बिंग्यू को लेने के लिए आना चाहिए था, सह पायलट ने उत्तर दिया। जाहिरा तौर पर यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि वो एक सामान्य व्यक्ति द्वारा पाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों विशेष बलों के कुलीन लोग हैं। वे विदेशों में भाड़े की रेजिमेंटों से निपटने से नहीं डरते। उन्हें उनकी उम्र के कारण ही रिटायर किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी क्षमता अच्छी नहीं है। इसके विपरीत उन्हें इतने सारे सैनिकों द्वारा लूटा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमता कोई समस्या नहीं है। यदि ऐसा है तो वे अभी भी सामान्य हैं। हमारे ड्राइवर को पता चला तो उसने बस एक रस्सी ढूंढी और उसे लटका दिया। ठीक है, फिर चूंकि कोई और उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे राहत मिली है। मैं उसे आपकी संपर्क जानकारी बाद में दूंगा और अगर उसे कुछ करना है तो वह आपसे संपर्क करेगा, ली हुईमिन ने कहा। ठीक है कप्तान। हालांकि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी उनका अपने शब्दों को बदलने का कोई इरादा नहीं है। वैसे कैप्टन, क्या आप मिस बिंग्यून से पूछ सकते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा है? उन्हें कैसे पता चला कि हम उनका पीछा कर रहे थे? मैं भी जानना चाहूंगा, ली हुईमिन ने कहा कि अपनी बहन के जीवन को प्रभावित न करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से इन दोनों कुशल और छिपने में अच्छे की व्यवस्था की। अप्रत्याशित रूप से उसे पहले दिन उसकी बहन ने पाया और उसे निराशा का भाव महसूस हुआ। फोन रखने के बाद उसने दोबारा अपनी बहन को फोन किया। मेरा भाई फोन पर है। फोन की घंटी बजती देखकर ली बिंग्यू ने हुआंग फैंग से कहा, फिर फोन मिलाया। हेलो भाई, आपके लोग कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? हवाई अड्डे से निकलने के बाद से वे आपका पीछा कर रहे हैं। ली हुईमिन को भी नहीं पता था कि जब उन्होंने ये कहा तो वो किस मूड में थे। उनके गौरवान्वित अधीनस्थों को वास्तव में इस तरह से देखा गया था। आह, ली बिंग्यू ने आश्चर्य से चिल्लाया, हुआंग फैंग की ओर देखा और फिर कहा, भाई, क्या आपका मतलब यह है कि जो व्यक्ति हवाई अड्डे से यहाँ तक हमारा पीछा कर रहा है वो वही है जो आपने मेरे लिए व्यवस्था की थी? हाँ, मैं आपको उनकी संपर्क जानकारी बाद में दूंगा और भविष्य में ऐसी गलतफहमी से बचने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ भी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ली हुईमिन ने कहा।
ठीक है भाई, ली बिंगियो ने कहा कि यह जानने के बाद कि उनका अनुसरण करना कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, ली बिंगियो का मूड शांत हो गया है। वैसे अब आप किसकी कार में हैं? किसने पता लगाया कि कोई आपका पीछा कर रहा था? ली हुईमिन ने अपने दिल में संदेह के बारे में पूछा। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की उसने व्यवस्था की उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि वे कुछ हद तक अप्रत्याशित रहे हैं। वही जिसने मुझे पिछली बार बचाया था। ली बिंगियो ने हुआंग फैंग की ओर देखा और शर्मिंदगी से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 428 फिर से। क्या यह वो है? ली हुईमिन ने आश्चर्य से कहा। आप एक साथ कैसे रह सकते हैं? स्वाभाविक रूप से ली हुईमिन हुआंग फैंग के बारे में जानते थे। आखिरकार हुआंग फैंग ने पिछली बार ली बिंगियुन को बचाया था और वह ये भी जानता था कि हुआंग फैंग उस समय किंग प्रांत में था। हालांकि वो नहीं जानता था कि हुआंग फैंग किंग प्रांत में रह रहा था। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन किंग प्रांत में आने पर एक दूसरे से मिली थी और ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उसकी बहन को लेने आई थी। इसलिए ली हुईमिन स्थिति को लेकर थोड़ा भ्रमित है। ठीक है, वो उस कंपनी का सुरक्षा गार्ड है जिसके लिए मैं बोलता हूँ। इस बार मैं इस कंपनी का विज्ञापन करने के लिए किंगडाओ प्रांत आया था। उनकी कंपनी ने उसे मेरे ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा उनकी कंपनी के बॉस को अपनी अन्य पहचान का पता नहीं है, ली ने समझाया। सो है, ली हुईमिन ने समझा कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य कभी कभी कार्य करते समय कुछ पहचान होने का दिखावा करते हैं। ऐसी पहचानें अलग अलग होती है। हो सकता है कि सड़क के किनारे कोई भिखारी भी उनका ही आदमी हो। हालांकि अधिकांश समय उन लोगों की ये पहचान तभी होती है जब वे कार्य कर रहे होते हैं। अन्य समय में वे सभी राजधानी में होते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग किसी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो किंगई प्रांत का निवासी है। हालांकि यह अच्छा भी है। हुआंग फैंग और उनकी अपनी व्यवस्था के साथ हमें किंग प्रांत में उनकी बहन की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने हुआंग फैंग को नहीं देखा है, फिर भी वो अपने कौशल पर विश्वास कर सकता है। सामान्य लोग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में नहीं जा सकते। इसके अलावा हुआंग फैंग ने पिछली बार अपनी बहन को बचाया था और व्यवहारिक कार्रवाई से यह साबित किया था कि वो अपनी बहन की रक्षा करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कृपया उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसकी मैंने व्यवस्था की थी। यदि आपके पास कुछ है तो कृपया मुझे कॉल करें, ली हुईमिन ने कहा। मुझे मालूम है भाई, ली बिंगियुन ने अपने भाई का फोन नंबर रख दिया। उसके बाद उसने अपने दिए गए फोन नंबर का उपयोग उन लोगों से संपर्क करने के लिए किया जो उसका अनुसरण कर रहे थे और अंत में पुष्टि की कि दूसरा पक्ष वास्तव में वही लोग थे जिन्हें हुआंग फैंग ने पाया था। इसलिए लोगों को वास्तव में राहत मिली। ये झूठा अलार्म है। क्या उन लोगों को आपके भाई ने भेजा है? ये जानने के बाद कि हुआंग फैंग के पीछे के लोग शैतान की भाड़े की रेजिमेंट से नहीं है, उसे भी राहत मिली और उसकी गति कम हो गई। आखिरकार उसका मूल ड्राइविंग कौशल इतना अच्छा नहीं है। अगर वो बहुत तेज गाड़ी चलाएगा तो कुछ हो जाएगा। अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि यह वे ही होंगे। मेरे भाई ने मुझसे अंगरक्षकों को बर्खास्त करने के लिए कहा और फिर उसने उन्हें मेरे पीछे आने के लिए भेज दिया। ली बिंगियुन ने कहा कि हुआंग फैंग अपने भाई की विशिष्ट स्थिति को जानती थी, इसलिए उसने हुआंग फैंग से कुछ भी नहीं छिपाया जैसा कि उसने अन्य लोगों से किया था। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कार में जो लोग उसके पीछे चल रहे थे वे स्पष्ट रूप से ली बिंगियू से पहले उन अंगरक्षकों की तुलना में अधिक पेशेवर थे। यदि वे युद्ध के मैदान में नहीं होते और यदि उनकी ऊर्जा में खतरे का कुछ आभास होता तो वे उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हालांकि उन्हें रखना बेहतर है। कम से कम ली बिंगियू भविष्य में पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित होंगी। वो ली बिंगियू को जानने के लिए भी काफी अच्छे हैं। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहता कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो। जब हुआंग फैंग होटल की ओर चला तो उसने देखा कि कार उनके करीब नहीं थी बल्कि दूर रुक गई और उन्हें देखा। हुआंग फैंग ली बिंगियुन को कमरे में सामान ले जाने में मदद करता है। जब वो नीचे उतरता है तो देखता है कि एक आदमी कार के पास झुका हुआ है और जाहिर तौर पर उसका इंतजार कर रहा है। क्या आप मिस बिंगियुन की कार में हैं? उस आदमी ने पूछा कि उसने हुआंग फैंग को कब आते देखा। हालांकि दूसरे पक्ष ने अचानक पूछा। हुआंग फैंग ने फिर भी उसका अर्थ समझा, सिर हिलाया और कहा, यही तो आपने अभी अनुसरण किया है। इतना खराब भी नहीं। आदमी ने इनकार नहीं किया। क्या आपने नहीं सोचा था कि कोई सुरक्षा गार्ड हमें ढूंढ सकता है? ऐसा लगता है कि इस समय में हम वास्तव में सुस्त हैं। ऐसा लगता है कि वो केवल ली हुईमिन से हुआंग फैंग के सुरक्षा गार्ड की पहचान जानता था। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के हुआंग फैंग के सदस्यों की पहचान का सवाल है, यह अज्ञात होना चाहिए। चेंग हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह आदमी हुआंग फैंग के पास पहुंचा। हुआंग फैंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हुआंग फैंग ने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ धंक दिया और कहा। हुआंग फैंग महसूस कर सकते हैं कि दूसरी तरफ छिपी हुई भयंकर सांस निश्चित रूप से आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि शैतान भाड़े के रेजिमेंट की तुलना में भी अधिक मजबूत है जो उन्होंने पिछली बार देखा था। चेंग हाय सिर्फ हुआंग फैंग को जानने के लिए यहाँ आया था। आखिरकार उन्होंने हुआंग फैंग का अनुसरण किया था और उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा खोजा गया था। वो स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग के बारे में उत्सुक था, लेकिन उसे हुआंग फैंग में तेज सांसों का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। हुआंग फैंग एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही थे। क्या उसे अभी पता चला कि हम महज एक संयोग थे, या क्या वो थोड़ा अधिक संवेदनशील और औसत है? चेंग हाय ने मन में सोचा। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को नहीं पता था कि चेंग हाय अपने बारे में क्या सोचता है। चेंग हाय के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वो चले गए। इन दिनों उसे कंपनी में जाने की जरूरत नहीं थी, बस ली बिंगियुन के साथ जाना था। आज शाम जिमिंग जियाओ और सु युमो ली बिंगियुन के साथ रात्रिभोज करने जा रहे हैं। अब ली बिंगियुन आराम करने जाता है और हुआंग फैंग अपने समय की व्यवस्था कर सकता है। इस समय जल्दी नहीं है। हुआंग फैंग तियानजून को देखने के लिए ड्राइव करने जा रहा है। चूंकि उसने दूसरे पक्ष को स्वीकार करने का फैसला किया है, वो हमेशा उसके साथ विशिष्ट चीजों के बारे में बात करेगा ताकि वो सहन न कर सके जो उसे नहीं करना चाहिए। हुआंग फैंग जानता है कि वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। सबसे अधिक संपर्क वाले व्यक्ति पूर्व निदेशक क्यू, अब सचिव क्यू और बाई जियाओ रो हैं।
सामान्य तौर पर वो चीजों को अकेले या दोनों से हल कर सकता है, लेकिन अगर वो बहुत आगे निकल जाए तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। वे निश्चित नहीं है कि स्वयं सहायता करें। हालांकि जब हुआंग फैंग तियानजून से सहमत होकर बार में पहुंचे तो उन्होंने बार के बाहर एक परिचित व्यक्ति को देखा। वो यहाँ कैसे हो सकता है? हुआंग फैंग बुदबुदाया। जिस व्यक्ति को उसने देखा वो कोई और नहीं, टोंग जियान था। दूसरे शब्दों में हुआंग फैंग को लगा कि हाल ही में टोंग जियान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वो हमेशा अनजाने में एक दूसरे को देख सकते हैं। पिछली बार भी यही था, इस बार भी था। टोंग जियान को रिहा कर दिया गया है। हुआंग फैंग इस बारे में जानते हैं। आखिरकार उसने कुछ भी नहीं किया। उसी समय दूसरे पक्ष ने उसका अपहरण कर लिया था, इसलिए थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। दरअसल उनके पिता की अचानक मृत्यु के कारण उनका जीवन अब बहुत कठिन है। इस समय हुआंग फैंग ने लगभग अपनी शक्ल नहीं पहचानी और पूरा व्यक्ति पतनशील है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 429 निचली पहचान। हुआंग फैंग सही है। टोंग जियान की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। हालांकि उसे पुलिस ने रिहा कर दिया और कुछ क्रूर अपहरणकर्ताओं के हाथों से बच गया, लेकिन इससे वो बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनके पिता ने आत्महत्या कर ली है। उनके लिए ये खबर किसी अप्रत्याशित झटके से कम नहीं थी। हालांकि उसके पिता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो जानता था कि उसके पिता किंगई प्रांत में कई महत्वपूर्ण लोगों को जानते थे और उनके कई ऊर्जावान मित्र थे। इसलिए वे लोग उसके पिता को देर सवेर वहां से निकलने का वक्त जरूर देंगे। इसलिए टोंग जियान के मूड में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वो अपने पिता के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। फिर वो फिर से किंग प्रांत का पहला बच्चा बन सकता है। उस समय कैतियान को कितनी दूर खुद को अलग करने और उसे धमकाने देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अब जो उसे मिला वो उसके पिता के बाहर आने की खबर नहीं थी, बल्कि उसके पिता की मृत्यु की खबर थी, जिसे वो कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि यह वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोगों ने तैयारी नहीं की। वास्तव में टोंग कियानजुन को इतने लंबे समय तक गिरफ्तार किए जाने और बाहर आने का कोई संकेत नहीं मिलने के बाद सक्रिय दिमाग वाले कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि इस बार टोंग कियानजुन खतरे में था, खासकर यह जानने के बाद कि सचिव टैन भी इसमें शामिल थे। घटना के बाद लोगों ने सोचा कि टोंग कियानजुन समाप्त हो गया है, वो उच्च स्तरीय संघर्ष का शिकार हो सकता है। और यह पता चला कि ये लोग सही है। टोंग कियानजुन का वास्तव में बलिदान किया गया था। हालांकि इन लोगों का इरादा टोंग जियान के प्रति विनम्र होने का नहीं था। इससे पहले कि टोंग कियानजुन का शरीर पूरी तरह से ठंडा हो जाए, वे लोग दरवाजा और बच्चे के घर को बंद कर देंगे। और ये लोग, जिनमें टोंग कियानजुन के पूर्व साथी, टोंग के परिवार के कुछ रिश्तेदार और यहाँ तक कि कई लोग टोंग जियान को नहीं जानते थे, सभी टोंग जियान को देखने आए और चाहते थे कि वो अपने पिता का कर चुकाए। वे सभी टोंग जियान के बारे में जानते हैं, लेकिन वो न तो कोई शिक्षा और न ही कोई कौशल वाला व्यक्ति है। तो अब टोंग कियानजुन के समर्थन के बिना ये लोग इस अवसर को नहीं चुकेंगे। वे ये साबित करने के लिए बहुत सारी वास्तविक और नकली चीजें निकालते हैं कि टोंग कियानजुन ने अपनी मृत्यु से पहले खुद से पैसे उधार लिए थे। इनमें से कुछ रसीदें सच्ची हैं और कुछ झूठी हैं। मुख्य बात यह है कि टोंग जियान के पास अतीत में कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन अब वो अपने पिता की मृत्यु की खबर से प्रभावित हुआ है। उसके हृदय का स्तंभ गिर गया है। उसे अब सुरक्षा की कोई भावना नहीं है और पूरे व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है। वो नहीं जानता कि स्थिति से कैसे निपटना है। अन्यथा यदि पिता है तो पुत्र भी अवश्य होगा। टोंग कियानजुन को साजिश रचने की आदत है और वो इसका इस्तेमाल करना पसंद करता है, इसलिए कोई सच्चा दोस्त नहीं है। टोंग जियान वही है, जब उसके पास पैसा और शक्ति होती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों का एक समूह उसे घेर लेता है। लेकिन अब हालांकि उसके आसपास लोगों का एक समूह भी है, वे सभी परेशानी पूछ रहे हैं। उनमें से कोई भी एक आदमी उसके लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। फिर टोंग कियानजुन के विला में छोड़ी गई सभी चीजें, हुआंग फैंग द्वारा ली गई चीजों को छोड़कर टोंग जियान द्वारा उन लोगों को मुआवजा दिया गया जो पैसे मांगने आए थे, जो स्पष्ट रूप से उन लोगों की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता था। टोंग जियान ने एक विला और उसकी अधिकांश चीजें बेच दी, जिसका अर्थ है कि उसने उन लोगों को दूर भेज दिया। लेकिन टोंग जियान को यकीन नहीं है कि वे खुद को दोबारा नहीं पाएंगे। तो इस तरह की घटना कुछ ही दिनों में होती है, इसलिए लड़के के लिए अच्छे मूड में रहना असंभव है और उसकी आत्मा भी बहुत उदास है। ये बिल्कुल पहले के गौरवान्वित जैसा ही है। हाल ही में जो कुछ हुआ उसने टोंग जेडेन की नसों को भी गंभीर रूप से उत्तेजित कर दिया है। उसका थोड़ा पागलपन भरा अर्थ भी है। धीमा होने के बाद वो जो सोचता है वो बदला लेना है, पूरी तरह से बदला लेना है। उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने पहले खुद को धमकाया था, जिसमें कैतियान और लाओ यू भी शामिल थे। सबसे पहले लड़का एन कैतियान है और लाओ यू के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित चीजों के कारण उसने अपनी लय तोड़ दी। अब जब उसे फिलहाल कोई परेशानी नहीं है तो वो उस बदला के बारे में सोचता है जो उसने पहले पूरा नहीं किया था। यदि आप कैतियान हैं, लाओ यू और अन्य से बदला लेना चाहते हैं और खुद को निपटाने के लिए लड़के पर भरोसा करते हैं, तो इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से वो अंकल ली को पहले से जानता था और अंकल ली ने उसे जियानवो में कई लोगों से भी मिलवाया था। अब अंकल ली चले गए। हालांकि दूसरा पक्ष अब उनसे नाराज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उन्हें पैसे दिए और चीजों का ध्यान रखने को कहा। दूसरे पक्ष को अभी भी कोई समस्या नहीं है और वो स्थान जहां टोंग जियान एक दूसरे से मिलने के लिए चुनते हैं वो ये बार है, इसलिए टोंग जियान को यहाँ फिर से देखने के लिए हुआंग फैंग भाग्यशाली है। हालांकि हुआंग फैंग की इस बार अनुवर्ती कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं है। टोंग कियानजुन मर चुका है, इसलिए टोंग जियान एक बाका का कोई मूल्य नहीं है। यदि वो उसका अनुसरण भी करेगा तो भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हुआंग फैंग को टोंग जियान को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो इस मामले को भूल गया। वो बार में प्रवेश करना जारी रखता है और हॉटन सेना से मिलता है। पिछली बार जब हम मिले थे उसकी तुलना में तियानजुन की सांसें अब अधिक तीव्र है और उसका मूड खुश है, जिसे बाहरी लोग भी देख सकते हैं। तियानजुन के पास वास्तव में खुश होने का कारण है। उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है और भविष्य में बेहतर विकास करेंगे।
इसके अलावा हुआंग फैंग के अग्रिम नोटिस से पता चलता है कि उसने फीगे भाई के कई क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया है और कई छोटे भाइयों को एकत्र कर लिया है। उनकी शक्ति पहले ही पूर्व बड़े भाई के बराबर पहुंच चुकी है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी बहन तियानलिन की अजीब बीमारी को आखिरकार ठीक होने की उम्मीद है, जो उनके लिए सबसे खुशी की बात है। आखिरकार उसकी बहन उसके दिल में बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो वर्तमान सड़क पर निकलता है तो उसे अपनी बहन के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए अब जब उसे आशा दिखाई देती है तो उसकी मनोदशा की कल्पना की जा सकती है। इसलिए तियानजून के दिमाग में हुआंग फैंग अब उसका अपना समर्थक नहीं है, वो अपना हितैषी स्वयं है, एक उपकारकर्ता जो स्वयं पर बहुत दयालु है और हर चीज से बदला चुकाने का पात्र है। इसलिए जब हम इस बार मिले तो वो हुआंग फैंग के प्रति बहुत विनम्र थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चाय परोसी और पानी डाला। ये सिर्फ हुआंग फैंग पर निर्भर नहीं है। अच्छा तुम भी बैठो, मुझे इसकी आदत नहीं है। हुआंग फैंग तियानजून के साथ बैठे और कहा, पहले दो लोगों के बीच का रिश्ता एक आम दोस्त की तरह था और जब वे मिलते थे तो दोनों लोग समान होते थे। हालांकि तियानजून ने अब स्पष्ट रूप से खुद को बहुत निचली स्थिति में रखा और हर जगह हुआंग फैंग के प्रति सम्मान दिखाया, चाहे उसका तरीका या व्यवहार कोई भी हो। इसलिए हुआंग फैंग कुछ समय के लिए बदलाव को स्वीकार नहीं कर सके। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 430 अपने शब्दों को स्पष्ट करें। मुझे बस इतना ही करना चाहिए, तियानजून ने ईमानदारी से कहा। उनकी बहन का पैर ठीक होने की उम्मीद है। इसके अलावा अब वो हुआंग फैंग को और अधिक जानता है। अधिक लोग चैट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और उसका व्यक्तित्व अधिक हंसमुख है। उसकी बहन का मूड हाल ही में बहुत अच्छा है और तियानजून जो ये जानता है वो हुआंग फैंग का बहुत आभारी है। ठीक है, अब जब आपकी और मेरी साझेदारी है तो मुझे पहले कुछ कहना है। हुआंग फैंग ने कहा कि स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि यह तियानजून के लिए चेहरा बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि यह तियानजून की उस पर निर्भरता के बजाय दोनों के बीच सहयोग था। हालांकि हुआंग फैंग और तियानजून दोनों जानते हैं कि वे अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच एक अधीनस्थ संबंध है। ठीक है, तुम्हें जो कहना है यह मत कहो कि हुआंग फैंग अब उसका सबसे बड़ा भाई है। भले ही वो नहीं है, वो हुआंग फैंग की सलाह का पालन करने को तैयार है अगर वो अपनी बहन की बीमारी को ठीक कर सकता है। सबसे पहले, जैसा कि आपने पहले कहा था, मुझे आशा है कि आप भविष्य में इसे नहीं छुएंगे, हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। ठीक, कोई समस्या नहीं, उन्होंने कहा। फील्ड आर्मी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। दरअसल तियानजून जुए या ड्रग्स को छूना नहीं चाहता। हालांकि हुआंग फैंग और तियानजून दोनों समझते हैं कि हुआंग को छूना असंभव है। तियानजून सिर्फ इन बार नाइट क्लबों और अन्य स्थानों की सुरक्षा करता है। आखिरकार वो दूसरों का बॉस नहीं है, इसलिए यदि वे मालिक इन चीजों को पश्चिम में इन जगहों पर चलाना चाहते हैं तो तियानजून के पास कोई रास्ता नहीं है। तियानजून जो कर सकता है वो सीधे छूना नहीं है। यदि यह अप्रत्यक्ष है तो कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा भविष्य में ऐसे काम न करें जिनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। क्षेत्र के लिए लड़ना ठीक है, लेकिन अंतिम उपाय होने तक लोगों को न मारें, हुआंग फैंग ने जारी रखा। लोगों को चोट पहुंचाने और मारने की दो अवधारणाएं हैं। यदि लोगों को चोट पहुंचाई जाए तो गतिविधियों और क्रियाकलापों को पूरी तरह से संतुलित किया जा सकता है। हालांकि यदि मानव जीवन है तो घटना की प्रकृति अलग होगी। आपको पता होना चाहिए कि हुआंग फैंग, बाई जियाओरो या यहाँ तक कि सचिव की कोई फर्क नहीं पड़ता, वे पहले वाले नहीं हैं। यदि वे अपने शत्रुओं द्वारा पकड़े गए तो घटना परेशानी वाली होगी, प्रभाव बहुत अच्छा होगा। इसलिए एक बार मानव जीवन होने पर सचिव कियो और बाई जियाओरो मदद करेंगे। हुआंग फैंग इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता। वास्तव में हुआंग फैंग के दिमाग में कोई कमी नहीं है। क्यू निंगशुंग के साथ उनके अच्छे संबंध है, वो एक अच्छा दोस्त है। उन्होंने उसे ध्यान और जादू भी सिखाया। सचिव क्यू अपना अच्छा ख्याल रख रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ का उल्लेख भी कर रहे हैं। हुआंग फैंग को लगता है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो सचिव क्यू खड़े नहीं होंगे, लेकिन हुआंग फैंग को नहीं पता कि डू कहाँ है। बाई जियाओरो का पक्ष बेहतर है। आखिरकार वो उसे पहले ही नीचे तक खींच चुकी है। तियानजून जानती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। यदि उसके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे हल नहीं किया जा सकता है तो उससे मदद मांगना ठीक है, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक टीम लीडर है, निर्देशक नहीं। तो हुआंग फैंग को नहीं पता कि उसके पास कितनी शक्ति और ऊर्जा है। इसलिए जबकि हुआंग फैंग ने तियानजून को कम प्रोफाइल रखने के लिए कहा, उसने गुप्त रूप से अपनी ताकत में सुधार करने का भी फैसला किया। केवल जब उसकी अपनी ताकत काफी मजबूत होती है तो वह अन्य लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है या दूसरों को खुद पर भरोसा करने भी नहीं दे सकता है। तियानजून एक उदाहरण है। बाद में जैसे जैसे उसकी अपनी ताकत मजबूत होती जाएगी, अधिक से अधिक लोग उस पर भरोसा करेंगे, स्तर ऊंचा और ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तियानजून को अभी भी हुआंग फैंग की राय का कोई विरोध नहीं है। वो निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता, बस उन्हें अपने वश में करना चाहता है। तियानजून का रवैया हुआंग फैंग के प्रति बहुत संतोषजनक है। इन दो गारटियों और छोटे विवरणों के कुछ अन्य अनुस्मारक के साथ हुआंग फैंग को तियानजून को सौंप दिया गया है। तियानजून को यह भी पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस अवधि में आपने तेजी से विस्तार किया। फीच की कई साइटों को संभालने के बाद आपको फिलहाल विस्तार जारी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आपको उन्हें स्थिर करना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। आखिरकार आप अपर्याप्तता के साथ एक नए साहसी हैं पृष्ठभूमि। यदि आप बहुत तेज हैं तो आपसे ईर्ष्या होने की संभावना है, हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। आखिरकार हुआंग फैंग इसी बात को लेकर चिंतित है। पिछले प्यूमा भाइयों की तरह हालांकि उसने भी तेजी से विस्तार किया, लेकिन वह अपने क्षेत्र को पूरी तरह से बचा नहीं पाया। इसलिए जब अंकल ली के लोगों ने उन पर हमला किया तो उनके पास बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं था और वे लोग उनकी पूरी तरह से मदद नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से तियानजून भी इस सच्चाई को जानता है। आखिरकार वो पहले भाई बियाओ के अधीन रह चुका था और इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकता था। उस समय तेजी से विस्तार के कारण बहुत से छोटे भाई भी भाई बियाओ को नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि वहां भाई बियाओ है। वे केवल अपनी ऊपरी रेखा जानते थे, जो स्पष्ट रूप से मामला नहीं था।
ठीक है, मैं इस अवधि में विस्तार जारी नहीं रखूंगा। सबसे पहले मैं अपनी कमान के तहत इन क्षेत्रों को स्थिर करूंगा। तियानजून ने कहा कि उनके अधीन बूढ़े लोग वे थे जो पहले भाई प्यूमा का अनुसरण करते थे। ये लोग सबसे पहले उनसे जुड़े थे। जब भाई प्यूमा जीवित थे तो ये लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, इसलिए उनकी वफादारी बहुत अधिक थी। हालांकि उन लोगों के बारे में बात करना कठिन है जिन्हें बाद में आत्मसात कर लिया गया है। यहाँ तक कि दूसरे लोगों के गिरोह के जासूस भी वहां हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए उसे समय चाहिए। सर्वसम्मति से दोनों के बीच बातचीत अधिक सहज रही। हुआन फैंग अभी भी अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था। वो ऐसी शक्ति पाकर बहुत खुश था जो पूरी तरह से उसके अधीन थी। युद्ध के मैदान और भंडारण बॉक्स के जादू के बाद हुआन फैंग के पास जीवन के अंधेरे पक्ष और मृत्यु को स्वीकार करने की एक मजबूत क्षमता थी। इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के शैतान भाड़े के सैनिक को मार सकता है, क्योंकि उसकी परेशानी पहले प्रसारण के दौरान युद्ध के मैदान में दिखाई गई है। ये युद्ध के मैदान में क्रूरता है, जाहिर है ये हकीकत से भी ज्यादा क्रूर है। उसने पहले भी ऐसे दृश्यों का अनुभव किया है और वो वास्तविकता की परवाह कैसे कर सकता है, वास्तव में उन झड़पों। इसलिए जब तियानजून उसके साथ जुड़ना चाहता था तो उसने तुरंत उसे अस्वीकार करने के बारे में नहीं सोचा, और उसने नहीं सोचा कि ऐसे संगठन में कुछ भी गलत है। वो सिर्फ दूसरे पक्ष को अपनी पहचान में स्वीकार करना चाहता था, जो उचित नहीं था। इसलिए बाई जियाओरो ने अपनी शंकाओं का समाधान करने के बाद इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। इसलिए उन्होंने न्याय सुरक्षा के साथ समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय तियानजून को स्वीकार कर लिया। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान हुआंग फैंग पहले वाले से अलग है, जो केवल पैसा बनाने के बारे में सोचता है। यह न केवल उनकी क्षमता है बल्कि उनका विचार भी है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 431 अंधापन। हुआंग फैंग और तियानजून ने जाने से पहले काफी देर तक बात की। तियानजून ने अपने कई अधीनस्थों का भी परिचय कराया। ये अधीनस्थ उसके सबसे भरोसेमंद लोग हैं, जिन्हें उसका वंश कहा जा सकता है। शुरुआत में जब वो छोटे भाई के साथ घुल मिल रहा था, तब ये लोग दृढ़ता से अपना समर्थन करते रहे हैं, इसलिए इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। हुआंग फैंग और तियानजून के अलग होने के बाद वे होटल गए। वहां सु यूमो और जी मिंगजियाओ ली बिंगयू की मदद कर रहे थे। इस बार ली बिंगयू के सहायक ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि ली बिंगयू को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी और कोई भी शराब नहीं डालेगा। हालांकि ली बिंगयू के सहायक नहीं आए, लेकिन टैंग मिक्स्यू यहाँ दिखाई दिए। तांग मिक्स्यू के लिए हुआंग फैंग ने उसे कुछ समय से नहीं देखा है, लेकिन केवल ये जानता है कि वो किंग प्रांत में जड़े जमाने और लड़ने के लिए तैयार है और शराब से संबंधित व्यवसाय भी कर रही है। हालांकि हुआंग फैंग को नहीं पता कि यह कैसा है। आखिरी बार जब हम मिले थे उसके बारे में सोचते हुए तांग मुक्यू ने उसे सुयुमो का पीछा करने की सलाह दी। हुआंग फैंग ने एक दूसरे को फिर से देखा और उनके मन में कुछ अलग विचार थे। टैंग मुक्सू अभी भी सुंदर और आकर्षक है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अधिक थका हुआ है। यह वही है जो हुआंग फैंग ने पहले अपने चेहरे पर नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि वो पिछले कुछ समय से काफी थक गई है। हालांकि तांग मिक्स्यू के चेहरे पर ज्यादा अवसाद का मतलब नहीं था, जाहिर है। हालांकि इस दौरान वह थकी हुई थी, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर थी और उसने संघर्ष के इस दौर का आनंद भी लिया, जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। वो ताजा और उत्सुक महसूस कर रही थी। वाइन टेबल पर माहौल बहुत अच्छा है। जब सुयुमो ने तांग मुक्सू को ली बिंगयू से मिलवाया तो सभी ने खुशी से बातचीत की। हुआंग फैंग की त्रासदी से पता चला कि वो फिर से वाइन टेबल पर एकमात्र आदमी बन गया। वो केवल सिर झुकाकर खाना जारी रख सकता था। हालांकि सुयुमो हुआंग फैंग को नहीं भूला था और उसे अलग थलग नहीं करना चाहता था। वो बस हुआंग फैंग के साथ बैठी थी। ली बिंगयून के साथ बात करते समय वो कभी कभी हुआंग फैंग के साथ बातचीत करती थी और यहाँ तक कि विषय को हुआंग फैंग तक ले जाती थी। सुयुमो ली बिंगयून की नाखुशी के बारे में चिंतित थी। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि ली बिंगयू न केवल नाराज थी बल्कि दिलचस्पी भी ले रही थी। आपका नारीत्व वास्तव में अच्छा है, हुआंग फैंग के दूसरी ओर तांग मुक्यू ने कहा। आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझ पर व्यंग्य कर रहे हैं? अगर मैं एक महिला हूँ तो मुझे अब तक प्यार नहीं हुआ है और मैं हर समय अकेली हूँ, हुआंग फैंग ने गुस्से में कहा। आपने कभी प्यार किया है? तांग मिक्सू आश्चर्य से चिल्लाई, यहाँ तक कि क्योंकि वो बहुत आश्चर्यचकित थी, वो अपनी आवाज को नियंत्रित करना भूल गई और घटनास्थल पर मौजूद अन्य सभी लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तांग मिक्सू आश्चर्यचकित हो जाएगा। उनके दिमाग में हालांकि हुआंग फैंग साधारण दिखते हैं, वो सुयुमो को आकर्षित कर सकते हैं और एक अन्य लड़की को जो सुयुमो से बदतर नहीं है अपने बहुत करीब ले जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि जब वो महिलाओं के साथ मिलते हैं तो उनके पास अभी भी एक सेट है। दूसरे शब्दों में हुआंग फैंग का अनुभव बहुत समृद्ध होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा दिखता है, कम से कम मुझे कई बार प्यार हुआ है। लेकिन अब हुआंग फैंग का कहना है कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ और वो अब भी सिंगल है। तांग मुक्यू आश्चर्यचकित नहीं है। हुआंग फैंग ने अपने आसपास के कई अन्य लोगों की उत्सुक निगाहों को भी महसूस किया। उसने शर्म से टैंग मुक्स्यू की ओर देखा और कहा, क्या मेरे लिए इस बारे में झूठ बोलना जरूरी है? क्या ये गौरवशाली है? ये सच है कि इस समाज में हुआंग फैंग जैसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्हें कभी प्यार नहीं हुआ हो। उनके जैसे कई लोग कॉलेज के दिनों में ही प्यार में पड़ चुके होते हैं। ये सोचते हुए हुआंग फैंग ने वांग टोंगटोंग के बारे में सोचा। पहले हुआंग फैंग ने सोचा था कि दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका थी और वह उसका प्रेमी था। हालांकि जाहिर है उन्होंने इसके बारे में अधिक सोचा। दूसरे पक्ष ने उसे कभी भी अपना प्रेमी नहीं माना और कभी भी उसे अपने दिल में सम्मान की नजर से नहीं देखा। क्योंकि दूसरे पक्ष ने कभी भी खुद को उसका प्रेमी नहीं माना, तो हुआंग फैंग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि उनकी बुरी चीज प्यार नहीं है। हुआंग फैंग, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा। फिर हुआंग फैंग के बोलने का इंतजार किए बिना उसने खुद ही कहा, हाँ, आपकी तरह मुझे नहीं लगता कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो आपको देख सकती हैं। यह उनके लिए आसान नहीं है आपको देखने के लिए। जी मिंगजियाओ ने कहा कि बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हुआंग फैंग खुद एक सुरक्षा गार्ड है और उनके पास बहुत कम पैसे हैं। उसके मन में प्यार हर चीज से ऊपर है,
इसलिए भले ही पैसा ना हो, भले ही असमान पहचान हो, जब तक दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक साथ रहना चाहिए। एक पीढ़ी के बाद ये कहा जा सकता है कि जी मेंगजियाओ इस संबंध में अनुभवहीन है। तो जी मेंगजियाओ ने कहा कि हुआंग फेंग ने अपनी वर्तमान पहचान को नहीं बल्कि हुआंग फेंग के पहले के व्यवहार के कारण नीचा दिखाया। ये कहा जा सकता है कि पहली बार जब वो हुआंग फेंग से मिली थी तो जिस अप्रिय अनुभव ने हुआंग फेंग को उसके दिल में बसा दिया था उसकी छवि तय हो गई है। हुआंग फेंग एक सेक्स वुल्फ है और स्वाभाविक रूप से कोई भी महिला सेक्स वुल्फ को पसंद नहीं करेगी। केवल जी मेंगजियाओ को पता नहीं चला। जब उसने वो वाक्य पूरा किया तो एक तरफ सु यूमो और ली बिंगयून की आंखें चमक रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। शायद एक अंधी महिला मेरी ओर कब देखेगी, हुआंग फेंग ने बिना अभिव्यक्ति के कहा। वो अपने चल रहे शब्दों के कारण जी मेंगजियाओ से नाराज नहीं होंगे। वास्तव में सामान्य समय में जी मेंगजियाओ खुद को अधिक बार चलाता है, जो इससे भी बदतर है। उसे इसकी आदत हो गई है। उनकी राय में जी मेंगजियाओ सिर्फ एक अपरिपक्व और अनियंत्रित लड़की है, इसलिए वो एक दूसरे को उसी तरह से नहीं देखेंगे। मेंगजियाओ, इस बार आप गलत है। किसी को वास्तव में आपका सुरक्षा गार्ड पसंद है, टैंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। तान मुक्सु की बातें सुनकर सु यूमो का चेहरा लाल हो गया और वो थोड़ी घबरा गई। उसने सोचा कि टैंग मुक्यू उसके बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसने एक बार टैंग मुक्यू के सामने यह बात स्वीकार की थी। हालांकि टैंग मिक्स्यू के सामने इसे स्वीकार करना एक बात है, हुआंग फेंग को स्वीकार करना दूसरी बात है। वो खुद को अभिव्यक्त करने के बारे में नहीं सोचती थी, इसलिए वो बहुत शर्मीली थी। सचमुच, क्या ये सच है कि कोई अंधा है? जी मेंगजियाओ ने आश्चर्य से पूछा। मिस टैंग, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मैं खुद नहीं जानता, हुआंग फेंग ने भी संदेह में पूछा। टैंग मिक्स्यू मुस्कुराहट के साथ सु यूमो को देखता है, हुआंग फेंग की ओर अपनी आंखें घुमाता है और कहता है, यह आपका ट्रैफिक पुलिस मित्र है। आपका मतलब फ्रॉस्ट है, तो आप गलत हैं। वो और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। हुआंग फेंग पहले एक लेंग है, फिर कहें। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 432 सारी समझ। क्या ये गलत है? हो सकता है। टैंग मिक्स्यू ने इस पर जोर नहीं दिया, जैसा कि उसने अभी कहा था। उसने बस इसे लापरवाही से कहा। वास्तव में टैंग मिक्स्यू ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण सिर्फ सु यूमो को जगाना है। जहां तक हुआन फेंगचेन के इसे स्वीकार करने से इनकार करने का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा टैंग मुक्यू खुद यह नहीं सोचते कि हुआंग फेंग और क्यू निंगशुन के बीच का रिश्ता पुरुषों और महिलाओं के बीच का रिश्ता है। उन्हें उस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई तुम्हारी ओर कैसे देख सकता है। जब जी मेंगजियाओ ने हुआंग फेंग के इनकार को देखा और तान मुक्सु ने इस पर जोर नहीं दिया, तो उसने सोचा कि वास्तव में हुआंग फेंग और क्यू निंगशुन के बीच कुछ भी नहीं था। मुख्य बात यह थी कि क्यू निंगशुन उससे मिल चुका था और वह एक उत्कृष्ट लड़की भी थी। उसने नहीं सोचा था कि इतनी उत्कृष्ट लड़की हुआंग फेंग को देखना चाहेगी। सु यूमो और ली बिंगयुन की आंखों में, विशेषकर सु यूमो की आंखों में प्रतिबिंब दिखता है। वो टैंग मुक्यू को जानती है। अगर कुछ नहीं है तो तांग मिक्स्यू इसके बारे में बात नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि टैंग मुक्यू को अवश्य ही कुछ मिला होगा। हुआंग फेंग को लड़कियों द्वारा पसंद किया जाएगा या उत्कृष्ट लड़कियों द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी मिंगजियाओ के विपरीत वो पूर्वाग्रह के साथ हुआंग फेंग को देखने जाती है, यहाँ तक कि क्योंकि वो हुआंग फेंग की सराहना करती है और उसे पसंद करती है। उनके दिमाग में हुआंग फेंग एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति है, इसलिए भले ही हुआंग फेंग जैसी लड़कियां हो, उन्हें नहीं लगता कि यह अजीब है, लेकिन वो दबाव में है। जब सु यूमो समय चाहती है और तांग मुक्सु से स्पष्ट रूप से पूछती है, तो ली बिंगयू केवल अपने दिल में चुपचाप अपने विचारों के बारे में सोच सकती है। आखिरकार वो टैंग मिक्स्यू से परिचित नहीं है, इसलिए बहुत सी बातें सीधे तौर पर नहीं पूछी जा सकती। बस उस संदेह को उसके दिल में डाल दे। उसके बाद लोग इस समस्या में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्होंने लापरवाही से बातचीत की। अभी जो हुआ उसके कारण हुआंग फेंग ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। सु यूमो और ली बिंगयून ने हुआंग फेंग के साथ बातचीत करने की पहल भी की। जी मिंगजियाओ को नहीं लगा कि उनमें कुछ भी गलत है। हालांकि टैंग मिक्स्यू के लिए, जो एक इंसान के समान है, बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं कहा, बस इसे अपने दिल में रख लिया। वैसे मिस टैंग, मैंने सुना है कि आप शराब के कारोबार में भी हैं। हुआंग फेंग को अचानक ख्याल आया कि जब वो क्यू निंगशुन के साथ पार्टी में गए थे तो उन्होंने चीन की राजधानी से पेंग चेंगफू को देखा था। टैंग मुक्यू की तरह वो चीन की राजधानी से था और शराब का कारोबार करने के लिए तैयार था। हाँ, लेकिन न केवल सफेद वाइन, रेड वाइन और यहाँ तक कि बियर भी व्यवसाय करती है। टैंग मुक्यू को नहीं पता कि हुआंग फेंग ने क्यों पूछा। हालांकि उसका इरादा इसे छुपाने का नहीं था। वो इन वाइन का एजेंसी बिजनेस करने वाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो देखा न जा सके। ओह, व्यवसाय कैसा चल रहा है? मुझे लगता है कि आप DIDU से यह व्यवसाय करना पसंद करते हैं, हुआंग फेंग ने लापरवाही से कहा। आप, मेरे अलावा और कौन? तान मुक्यू ने पूछा। पेन चेंगफू नाम का एक लड़का भी चीन की राजधानी से आया था। वो घमंडी था। पिछली बार जब मैं एक पार्टी में गया था, मैंने उसे देखा था। हालांकि मुझे निश्चित रूप से अन्य लोग नहीं जानते थे। उसने की प्रांत में दूसरी पीढ़ी के लोगों से पूछा, खुले बार, नाइट क्लब और अन्य स्थानों पर यदि आप शराब का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इसे उससे खरीदना होगा, अन्यथा आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं। उसके पास जाना और उससे बदला लेना अहंकार है। ये वास्तव में दूसरी पीढ़ी के लिए सीधा खतरा है अमीरों में से, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे क्या आप भी पेन चेंगफू को जानते हैं? पता है, आप कैसे नहीं जान सकते। जब टैंग मुक्सु ने पेन चेंगफू का नाम सुना तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जब उसने ये कहा तो उसका इरादा दांत पीसने का भी था। पेन चेंगफू, क्या वो भी कीशिंग आया है? दूसरी तरफ से जी मिंगजियाओ ने भी आश्चर्य से पुकारा और फिर तांग मिक्स्यू की ओर देखा और कहा, वो तुम्हारे लिए नहीं आएगा, क्योंकि वे ली बिंगयू से बहुत परिचित हैं और वे सभी दोस्त बन गए हैं। वे बात करते समय अधिक अनौपचारिक होते हैं। इस तरह की चीजों का मतलब जानबूझकर टालना नहीं है। उनका मतलब विषयों को ढूंढना और ली बिंगयू के साथ जानबूझकर बात करना नहीं है। और ली बिंगयू का मतलब उन्हें नापसंद करना नहीं है, यहाँ तक कि वे उनकी बातचीत में बहुत रुचि रखते हैं।
ठीक है, वो आदमी कुछ दिनों से यहाँ है, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ, तान मुक्यू ने कहा। वो तुम्हारा पुराना प्रेमी नहीं होगा, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि तान मिक्सू ने कहा था कि क्यू निंगशुन उसकी प्रेमिका थी, इसलिए अब समय आ गया है कि वो उसके बारे में बात करे और उसे गलत महसूस कराए। जाओ, क्या पुराना प्रेमी है, मत देखो वो लड़का कैसा दिखता है, ये तुम्हें देखने से भी अधिक घृणित है, जी मेंगजियाओ ने अपने चेहरे पर घृणा के साथ कहा। हुआंग फैंग एक बार में न तो हंस सकते हैं और नहीं रो सकते हैं, चाहे जी मेंगजियाओ अपने बारे में शेखी बघार रही हो या खुद को नुकसान पहुंचा रही हो, मैं ये कैसे सुन सकता हूँ, ये थोड़ा अजीब है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जी मेंगजियाओ ने अपनी बात पूरी नहीं की है। उसने फिर कहा, वो आदमी एक मेढक है, कई लोगों में से एक है जो सामान्य समय में टैंग लोमड़ी को घेरे रहते हैं, वो हंस का मांस खाना चाहता है। टैंग लोमड़ी, अगर मैं कहूं तो तुम इसके लायक हो, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें दिखावा करना पसंद है सामान्य समय पर हर जगह, अब आपको ऐसे व्यक्ति द्वारा घूरा जाता है और आप इसे स्वयं पाते हैं। ठीक है मेंगजियाओ, इतना मत कहो, सुयूमो ने कहा और फिर तान मिक्स्यू की ओर देखा और कहा, इस बार वो वास्तव में आपके पास आया था, यह आपको रोकने वाला नहीं है ना? जाहिर है, जी मेंगजियाओ और सुयूमो दोनों पेंग चेनफू को जानते हैं। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि पेंग चेनफू वास्तव में प्रसिद्ध है, यहाँ 5 में से 4 लोग उसे जानते हैं। वो आदमी यही करने जा रहा है, तान मिक्स्यू ने कटुता से कहा। जब वो यहाँ आया तो उसने सभी प्रकार की शराब के बिक्री एजेंटों को घूर कर देखा, उसने दिखाया कि वो मेरे पास आया है। जब वो मुझसे पहले मिला था तो उसने मुझे राजधानी वापस जाने की सलाह दी थी। उसने ऐसा क्यों किया, सोचो वो था, मुझे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए? वही वो आदमी है, उसे देखना घृणित है, जी मेंगजियाओ ने तान मिक्स्यू के शब्दों के साथ कहा। हालांकि सुयुमो का चेहरा थोड़ा चिंतित था और फिर उसने कहा, चूंकि वो भी इस बार यह व्यवसाय करने जा रहा है, जाहिर है वो नहीं चाहता कि आप आसानी से सफल हो। इसके अलावा आप उसे जीतने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं, जो आसान नहीं है। हाँ, मुझे इसे करने में कुछ कठिनाइयां हुई। अब यह आदमी बाहर आएगा और फिर से परेशानी खड़ी करेगा। मुझे लगता है कि इसे करना अधिक कठिन होगा। यदि यह काम नहीं करता है तो मैं यह व्यवसाय नहीं करूंगा। बस बदल जाओ ये दूसरे को, तान मुक्यू ने कहा। जाहिर है वो दूसरे पक्ष का आश्वासन नहीं जीत पाई। किन प्रांत में उसकी कोई नींव नहीं थी, अब परेशानी है, उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। क्योंकि कुछ देर के लिए टेबल पर माहौल थोड़ा भारी था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 433 बदला। क्योंकि हुआंग फैंग और ली बिंगयुन तान मुक्सू को नहीं जानते, वे उसकी वर्तमान मनोदशा को नहीं समझ सकते। हुआंग फैंग को नहीं लगता कि जिस घमंडी आदमी को वो जानता है वो वास्तव में तान मुक्यू में आया था। इसके अलावा दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तान मिक्स्यू से लड़ना चाहता है। नहीं, बहुत से उद्योग नहीं चुनते हैं, लेकिन वे टैंग मिक्स्यू जैसा ही उद्योग चुनते हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग इन चीजों के बारे में चिंता करने वाले नहीं है। आखिरकार वो तान मिक्स्यू और पेंग चेनफू से परिचित नहीं है, नहीं उन्हें समझने का इरादा रखता है। इसलिए जब वो लोगों का भारी मूड देखते हैं तो विषय बदल देते हैं। मेज पर माहौल थोड़ा बेहतर है। हालांकि तान मिक्स्यू के चेहरे पर उदासी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। इसे टैंग मुक्यू की चिंता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई हुई। हालांकि दिन की शुरुआत में किसी ने जानबूझकर खुद को निशाना बनाया। दूसरे पक्ष ने खुद को क्यों निशाना बनाया, तान मुक्सू भी इसके बारे में सोच सकते थे। इसके अलावा वो केवल खुद पर भरोसा कर सकता था, लेकिन दूसरा पक्ष परिवार के संपर्कों का उपयोग कर सकता था। दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक क्षैतिज रेखा पर नहीं थे। तान मुक्यू को फिर से अपने भविष्य की चिंता होने लगी। वास्तव में जो उसने अभी कहा, अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो इसे करने के लिए चीजें बदल देगी। ये सिर्फ गुस्सा है। वो जानती है कि चूंकि दूसरा पक्ष इसे अपने लिए करने आया है, भले ही वो इसे करने के लिए चीजें बदल दे, दूसरा पक्ष उसकी कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए उसके जैसा ही करना जारी रखेगा। दूसरी पार्टी के अस्तित्व में उसके लिए सफल होना वाकई मुश्किल है। जब हुआंग फैंग सु यूमो के साथ खाना खा रहा था तो लड़का एन एक पागलपन भरी हरकत कर रहा था। लड़ो, क्या तुमने मुझे पिछली बार बहुत जोर से नहीं मारा था? चलो चलो, तुम नासमझ कुत्ते। समय, उस पैर पर कोई बल छोड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसकी अपनी ताकत महान नहीं है, वो केवल दूसरे पक्ष के चेहरे पर कॉल करता है, इसलिए चिल्लाने के लिए दूसरे पक्ष को लात मारी जाती है। जमीन पर मौजूद लोग केवल चिल्ला सकते हैं, लेकिन वे वापस नहीं लड़ सकते। यदि इस बार टोंग जियान अकेला होता तो वह नहीं डरता और न केवल पीटा जाता बल्कि वापस नहीं लड़ता। लेकिन अब टोंग जियान के पास कई लोग खड़े हैं। ये लोग पहली नजर में अच्छे इंसान नहीं होते। इस समय वे टोंग जियान की मुट्ठी को दिलचस्पी से देख रहे हैं। यदि आप लड़ने की हिम्मत करते हैं तो ये लोग कभी भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहला कदम इन्हीं लोगों से मिलता है। उठो, क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? क्या तुम्हारे पास कोई नया मालिक नहीं है? क्या तुम पागल हो? आओ मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास आओ। न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे नए मालिक को भी मैं नहीं आने दूंगा। जाओ, टोंग जियान ने एक दूसरे को लात मारते हुए कहा। टोंग शाओ, मैं गलत हूँ, मैं वास्तव में गलत हूँ, बस मुझे एक गोश्त समझो और मुझे जाने दो। जमीन पर मौजूद लोग मदद की गुहार लगाते रहे। हालांकि वे मन ही मन लड़के के पूरे परिवार को बधाई दे रहे थे, फिर भी नायक को पता था कि अगर उसने उसके सामने नुकसान नहीं उठाया तो इस समय कठोर होना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा वो बिल्कुल भी कठोर नहीं हो सकता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया और सलाह दी। मैंने आपके कुत्ते को अंधा कर दिया है और मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत की है। आप अपनी अंतरात्मा को महसूस करें और अपने आप से पूछें कि मेरे साथ क्या गलत है और आपके साथ क्या गलत है। लड़के एन ने जोर से पूछा। हाँ, वो लाओ यू है जिसे जमीन पर पीटा जा रहा है। लाओ यू को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि टोंग जियान द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यदि वह आना चाहता है तो टोंग कियानजुन मर चुका है और ऐसे कई लोग हैं जो टोंग जियान की परेशानियों का पता लगाना चाहते हैं। टोंग जियान को अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके अलावा यदि वह आता है तो वो उससे नहीं डरता। बात सिर्फ इतनी है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लड़का एन न केवल परेशानी के लिए उसके पास आएगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को भी लाएगा। उन लोगों के साथ उसके पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी।
हर बार जब वो मुझे कुत्ता कहकर बुलाता है तो उसके चेहरे पर यह कहने का भाव होता है कि वो मेरे लिए अच्छा है। टोंग जियान की बातें सुनने के बाद लाओ यू ने अपने दिल में सोचा, लेकिन इस तरह उसने निश्चित रूप से इसे सीधे तौर पर कहने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसे केवल अपना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है। यदि आप युवा हैं तो आपको इसे मुझे दे देना चाहिए। अब वो केवल एक ही काम कर सकता है, वह है दया की भीख मांगना। वो न तो लड़ सकता है और नहीं बच सकता है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा लगता है कि टॉम जेडेन अब थोड़ा पागल हो गया है। हाल ही में जो हुआ उससे उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो स्वर्ग से नरक में गिर गया। इसके अलावा वो अभी भी उस प्रकार का नरक है जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसे पहले की जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे अब बाहर निकलने की जरूरत है। और यह व्यक्ति जिसने पहले खुद का पीछा किया और फिर खुद को धोखा दिया, वो जाहिर तौर पर एक अच्छा गुस्सा निकालने वाला व्यक्ति है। इसलिए चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, दया की भीख मांगता है। वो टोंगे को अपना मन बदलने नहीं दे सकता। हालांकि थोड़ी देर बाद टोंग जियान रुक गया। उसने सोचा कि जब वो खुश होता है तो उसकी दया की भीख मांगना प्रभावी होता है। हालांकि इससे पहले कि वो बहुत देर तक खुश रहे, टोंग जियान ने अपने आसपास के लोगों से कहा, आप मुझे पीटना जारी रख सकते हैं और उसका पैर तोड़ सकते हैं, उसे लंगड़ा होने के लिए मुझ पर हंसने दो। आह नहीं टोंग शाओ, बस मुझे जाने दो। मैंने इसे ऐसा नहीं कहा। ये कैतियान है, ये कैतियान है जो आपको ऐसा कहता है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं टोंग जेडेन के शब्द सुनने का आदी था। मैं इतना डर गया कि मेरे पसीने छूट गए। इसमें पीटने जैसी कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह मेरा अपना दर्द है। मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन यदि मेरा पैर टूट गया तो उसका शेष जीवन समाप्त हो जाएगा। वो कैसे नहीं डर सकता? हालांकि ये स्पष्ट है कि एन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राय सुन सकता है। खुद को धोखा देने की बात तो दूर की बात है। इसलिए जो लोग पहले उसके बगल में खड़े थे वे सभी लाओ यू की ओर मुस्कुरा रहे हैं और छिपने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि उनके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए वे केवल इन लोगों को डर के मारे देख सकते हैं। ओह, लाओ यू के मुंह से चीखें गूंजती रहती हैं। हालांकि यह एक शांत कोना है, आमतौर पर वहां से कोई गुजरता ही नहीं, इसलिए लाओ यू की चीखें दूसरों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देंगी। चिंता मत करो कैतियान, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैं किसी को अपना अपमान नहीं करने दूंगी। टोंग जियान ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो बेहोश था क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति अब उसे कोई उत्तर नहीं दे सकता। चल दर, ये देखकर कि लाओ यू वास्तव में कोमा में है, लड़का घबरा जाता है और उन गैंगस्टरों के साथ चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल इसी समय वो अतीत का थोड़ा सा एहसास पा सकता है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 434 युद्ध पूर्व अराजकता। मैंगेशान टाउन एक मध्यम आकार का शहर तियानजो राज्य और किंगफेंग राज्य के जंक्शन पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग आते हैं, जिनमें से अधिकांश व्यवसाय है। हालांकि हाल के वर्षों में तियानजो राज्य और किंगफेंग राज्य के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। संबंध बिगड़ने के कारण दोनों देशों के बीच नियमित चैनल कमोडिटी व्यापार समाप्त हो गया है। यहाँ उनकी तस्करी पहले से कहीं ज्यादा है, जिससे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। बेशक यह नहीं कहा जा सकता कि यह गुप्त है, क्योंकि यह मंगेशान में एक खुला रहस्य है जहां दोनों देशों के व्यवसायी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में ये पहले से कहीं अधिक जीवंत है। गाड़ियों वाले व्यापारियों को छोड़कर तलवारें और समुराई वर्दी पहनने वाले बहुत से लोग हैं और उनमें से अधिक लोग यहाँ आते हैं। बॉस ली, आप कैसे हैं? मैंगेशान टाउन के सड़क बाजार में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपना एक अच्छा दोस्त दिखाई दिया और उसने उसका स्वागत करने के लिए अपना हाथ झुकाया। आप बॉस कियान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में किंगफेंग देश में बहुत सारी चाय बेची है और बहुत पैसा कमाया है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने देखा, उसे पता चला कि उसे खाना इतना आसान नहीं है। अगर आपका बॉस ली अभी भी सिर्फ खाना मिला रहा है तो हम सभी के पास खाना खत्म हो जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। हालांकि तियानजो राज्य और किंगफेंग राज्य के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इसका उनके व्यवसायों से कोई लेना देना था। उनके चेहरे पर राज्य को लेकर जरा सी भी चिंता नजर नहीं आ रही थी। उनकी नजर में जब तक वे पैसा कमा सकते थे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका सम्राट कौन है। मैंने कुछ समय पहले बहुत सारा सामान खो दिया था। सड़क पर शांति नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी देर आराम किया। अप्रत्याशित रूप से यह मंगेशान शहर पहले की तुलना में बहुत अधिक जीवंत है। बॉस ली ने अपने आसपास की हलचल भरी भीड़ को देखा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। इन दिनों यही हो रहा है। बॉस कियान कुछ समय से यहाँ है, इसलिए उन्हें यहाँ की स्थिति पता है। हालांकि उन्हें दोनों देशों के बीच युद्ध की परवाह नहीं है। आखिरकार ये तस्करी है। सड़क बहुत खतरनाक है, इसलिए उनके मालिक केवल मंगेशान शहर तक माल का पीछा करेंगे। जहां तक पीछे की अधिक खतरनाक सड़क का सवाल है, स्वाभाविक रूप से वहां जाने के लिए लोग उनके नियंत्रण में हैं और वे कारवां के वापस आने की प्रतीक्षा में मंगेशान टाउन में रहेंगे। इसलिए यह मंगेशान शहर हमेशा इतना गर्म शोर वाला होता है, यहाँ तक कि कुछ की तुलना में अधिक समृद्ध भी होता है। छोटी काउंटियां, क्योंकि सीमा शुल्क से गुजरने वाले बहुत सारे कारवां हैं और मालिक यहाँ से चले गए हैं। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये बॉस छोटे होते हैं जो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। जहां तक बड़े लोगों की बात है, वे जाहिर तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेंगे और वे कारवां के साथ यहाँ नहीं आएंगे। ओह क्या बात है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं। बॉस ली ने सामने की ओर देखा। ऐसा लगता है कि दो समूहों में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है और यहाँ तक की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। हाथ बेशक वे व्यवसाय लोग नहीं हैं, वे सभी जियानवू लोग हैं। आप उनकी कमर से देख सकते हैं। बॉस कियान ने भी देखा कि उनके सामने क्या हुआ। बॉस ली इस पर आश्चर्यचकित होंगे। आखिरकार यहाँ हर कोई कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए अगर कुछ है भी तो उसे जानबूझकर बड़ा नहीं बनाया जाएगा। आखिरकार ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।
हालांकि बॉस कियान इस तरह की बात से आश्चर्यचकित नहीं है। आप सामने वाले को देख रहे हैं, ये सब एक छोटा सा दृश्य है। इन दिनों यहाँ हर दिन कुछ विवाद या झगड़े होंगे। अन्य 2 दिन जब मैं शराब पी रहा था एक रेस्तरां में, मैंने पहले दर्जनों लोगों को लड़ते हुए देखा था। वो दृश्य बहुत गर्म है। जियानगू लोग, वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? और तो और भी बहुत सारे लोग हैं। बॉस ली को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि ये छोटे मालिक शराबखाने में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते। हर कोई जानता है कि इस शहर में वे शराबखाने, उनके पीछे के बड़े मालिक यहाँ के सभी गैरिसन जनरल हैं, इसलिए उन्होंने परेशानी पूछने की हिम्मत नहीं की। ये किंगफे के साथ युद्ध के कारण नहीं है, बॉस कियान ने कहा। युद्ध के बारे में उनकी कोई राय नहीं है। आखिर लड़ाई कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा लड़ाई जितनी भयंकर होगी, उसका व्यवसाय उतना ही बेहतर होगा। हालांकि जियानगू में इनमें से कई लोगों के पास कोई कारण नहीं है। लापरवाही से वे कब नाराज हो जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए इन दिनों उन्होंने मुसीबत की स्थिति में इन लोगों से बचने की पहल की है। किंगफेंग राज्य के साथ युद्ध, बॉस ली थोड़ा उलझन में थे। क्या यह उन बड़े सैनिकों का काम नहीं है? आपको इन जियानगू लोगों से क्या लेना देना है? उन्होंने पहले कभी लड़ाई नहीं की है। क्या वे हमारे जैसे ही नहीं हैं, जो उदासीनता से देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि बॉस ली, आप खेती की इस अवधि के दौरान बाहरी स्थिति को समझ नहीं पाए, बॉस कियान ने कहा। ऐसा कहा जाता है कि इस बार यह किंगफेंग देश के जियानगू लोग हैं। उन्होंने पहले नियम तोड़े, उन्होंने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे किंगफेंग देश के सैनिकों के साथ मिलकर लड़े। वे क्षेत्र के लिए लड़ना चाहते थे, हमारे देश में जियानगू लोगों को, इसलिए हमारे देश में इन जियानगू लोगों को लड़ना पड़ा। ऐसा ही है, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आखिर यह सीमावर्ती क्षेत्र है। एक बार जब दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए तो यह अभी भी यहाँ बहुत खतरनाक है। और बॉस ली और बॉस कियान हाथ में लिया कारोबार खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए वे अस्थायी रूप से मंगेशान शहर से हट जाएंगे। यदि वे फिर यहाँ रुके तो कौन जानता है कि उन्हें अंदर ले जाया जाएगा या नहीं, और उस समय वे कैसे मरेंगे। इसलिए यहाँ के गैरिसन जनरल भी आसानी से इन जियानगू लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार उनमें से बहुत सारे हैं, और क्या वे मदद के लिए भी आते हैं। इसलिए रेस्तरां और बाजार में होने वाले झगड़े बंद कर दिए जाएंगे। एक आंख खुली, बॉस कियान ने जारी रखा। ये सच है कि जियानगू में ये लोग किंगफेंग देश के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। इस समय वे अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। बॉस ली ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इसकी गणना की गई है, इन लोगों ने खुद को संयमित कर लिया है अब तक। हालांकि हर दिन बड़े और छोटे सभी प्रकार के संघर्ष होते हैं, लेकिन बहुत से लोग आमने सामने नहीं होते हैं और कोई मानव जीवन नहीं होता है। जाहिर है ये लोग हैं, ये भी जान लो कि यह समय भाले और ढाल पर धार लगाने का नहीं है, बॉस कियान ने कहा। जियानगू में वे लोग हमेशा गर्म स्वभाव के होते हैं। वे बिना बोले अपना हाथ नहीं हिला सकते। कुछ व्यक्तिगत झगड़े होंगे, अब इसे हासिल करना आसान नहीं है। बॉस ली ने दूर से भीड़ को देखा, लेकिन वो आने वाली लड़ाई के बारे में इतना आशावादी नहीं था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 435 के अवगेट का आगमन। मंगशान शहर एक बड़ा घर है। इस समय विशाल बैठक कक्ष में बहुत से लोग बैठे हैं। यदि तियानझोउ राज्य के जियानगू लोग यहाँ हैं, तो वे पहचान लेंगे कि यहाँ के लोग तियानझोउ राज्य और कुछ स्कूलों के सभी नेता हैं। हालांकि ये स्कूल शीर्ष स्कूल नहीं है। तियानझोउ राज्य में उन्हें केवल मध्य और ऊपरी स्तर के रूप में माना जा सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि ये लोग मंगेशान शहर में जल्दी आ गए। एक तो देर होने का डर है, दूसरा इसलिए क्योंकि वे जल्दी आना चाहते हैं, पर्यावरण से परिचित होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या कोई लाभ है। लेकिन कुछ दिनों तक आने के बाद इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि उनके लिए लड़ना असामान्य नहीं है। वे जिन शिष्यों को लाए, उनका पहले अन्य संप्रदायों के शिष्यों के साथ कुछ व्यक्तिगत टकराव हुआ था। अब वे यहाँ मिलते हैं। एक दूसरे में दोष ढूंढने से बचना कठिन है। केवल अपने अपने नेताओं की मजबूरियों के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती है। हालांकि ये सभी अस्थायी है। यदि कोई आयोजन स्थल पर कब्जा करने नहीं आया है, तो ये झगड़े शारीरिक संघर्ष में बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से तियानझोउ देश में कोई अति प्रथम श्रेणी संप्रदाय नहीं है, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी संप्रदाय भी नहीं। आखिरकार तियानझोउ देश तो एक प्रभाव मात्र है। जियानगू सेना और किंगफेंग देश, साथ ही आसपास के देशों की तुलना नहीं की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप तियानझोउ देश में, जियानगू में किसी के पास किंगफेंग देश का मास्टर कोंगमिंग नहीं है, जो अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ है, अधिकार और क्षमताएं। इसके अलावा लोगों का वर्तमान समूह तियानझोउ में केवल मध्य और शीर्ष विद्यालय है। कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो लोग अपने स्वयं के स्कूलों को नुकसान उठाते हुए देखते हैं, उन्हें इसे सहन करने में अनिच्छुक होना चाहिए। सौभाग्य से इन विद्यालयों के नेताओं और बुजुर्गों के पास भी कुछ दूरदृष्टि है। वे जानते हैं कि वे इस समय अंदर से नहीं लड़ सकते, अन्यथा ये वास्तव में खत्म हो जाएगा। इसलिए वे अपने ही शिष्यों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे संघर्ष के पैमाने को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इस हॉल में बैठे इन लोगों ने एक और विवाद सुलझा दिया है। हालांकि उनके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं है। ये सच है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों और खुद को नुकसान पहुंचाती है। यह इस तरह काम नहीं करेगा। अधेड़ उम्र के लोगों में से एक अपनी कुर्सी पर जोर से ताली बजाते हुए खड़ा हुआ और भीड़ की ओर देखते हुए बोला, इस बार हम सभी जानते हैं कि यह हमारे जीवन और मृत्यु के बारे में है। हमारी ताकत दूसरी पार्टी की तुलना में कमजोर है। इस बार यदि कोई संघर्ष है तो यह आत्मविनाश है। हम यहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो सब लोग भौहें सिकोड़ने लगे। हालांकि उसकी बातें सुनना कठिन था। वे सभी जानते थे कि वो सही था। हालांकि जब वे तियानझोउ में अन्य स्कूलों के साथ लड़ रहे थे तो उन्हें लगा कि वे बड़े स्कूल हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी ताकत किंगफेंग से बेहतर थी। कुछ आत्मज्ञान उनके पास अभी भी है। आप क्या कहते हैं? उन शिष्यों में आमतौर पर कुछ विरोधाभास होते हैं और अब हमारे पास उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे ने कहा, ऐसा नहीं है कि वो समस्या को हल नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इसे हल नहीं करता है। मौके पर खूब चर्चा हो रही है और हर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस समय जब वे एकजुट होंगे तभी वे जीवित रह सकते हैं। क्या वे किंगफेंग देश के साथ लड़ाई में बहुत अधिक नहीं खो सकते हैं?
दरअसल इन लोगों की सबसे बड़ी चिंता यहाँ झगड़ा करना और लड़ना नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में यदि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अपने बगल के लोगों को पीट नहीं दे सकते हैं तो इसका उनकी ताकत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हमारे नेताओं ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया कि उन्हें इस अवधि में लड़ने या झगड़ा करने की भी अनुमति नहीं है। जिन लोगों का अन्य संप्रदायों के साथ टकराव है, हम उन्हें एक साथ बैठने और शराब पीने के लिए इकट्ठा करेंगे। यदि कोई शिकायतें हैं तो वे खुले रहेंगे। यदि हम उन्हें हल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है, यदि नहीं तो हमें इन विवादों को भी हल करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसे आजमा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस भोजन को स्टेशन से पहले लामबंदी के रूप में माना जा सकता है। तुरंत सहमति बन गई। जब दूसरे लोग इसके बारे में सोचते हैं तो कोई आपत्ति नहीं उठाता, इसलिए ये तय हो गया। उसके बाद कई हेडमास्टर वापस जाएंगे, अपने द्वारा लाए गए शिष्यों और दूसरे संप्रदाय के शिष्यों की गिनती करेंगे जिनके बीच एक दूसरे के साथ विवाद है, और फिर उन्हें खचाखच भरे शराब खाने में ले जाएंगे जहां हर कोई एक मेज पर बैठता है, खाता पीता है और समाधान करता है। संघर्ष कहने की जरूरत नहीं, यह विधि अभी भी अच्छी है। जियानवो में अधिकांश लोग सीधे साधे हैं, कोई संघर्ष नहीं है। शुरुआत में कुछ लोग अपने दुश्मनों के साथ खाना खाने में अनिच्छुक थे, हालांकि अब दोनों पक्षों के नेता भी उनके साथ आ गए हैं। ये चेहरा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए बैठ गए। ये जानते हुए कि वे इसे बाहर नहीं कर सकते, लोग वाइन टेबल पर एक दूसरे को पलटने के बारे में सोचते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, हालांकि मेज पर बारूद की तेज गंध थी, वे सभी शराब पी रहे थे। नेता के साथ ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने शराब पीकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की, न केवल अपने झगड़े सुलझाए बल्कि दोस्त भी बन गए। निस्संदेह यह विधि केवल उन लोगों को ही हल कर सकती है जिनके बीच आमतौर पर छोटे मोटे झगड़े होते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके मन में गहरी नफरत है, तो ये स्पष्ट है कि वे इसे शराब की मेज से हल नहीं कर सकते। हालांकि ये लोग नेता को चेहरा भी दिखाते हैं और वादा करते हैं कि वे मंगेशान शहर में या उसके बाद युद्ध में भी अपने दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। निस्संदेह यह उनकी सीमा है, वे उसे जाने देना चाहते हैं। जाहिर तौर पर हमारे लिए अपने दुश्मनों को बचाना असंभव है। हालांकि ऐसा होने पर भी ये नेता संतुष्ट है। इस समय से मंगेशान शहर में संघर्ष अचानक बहुत कम हो गया है। यह न केवल कई नेताओं के लिए बल्कि यहाँ की सामान्य सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त करने वाली बात है। इन जियानवू लोगों के मामले इतने प्रबंधनीय नहीं है। यदि उनमें से एक ठीक है तो उनमें से एक ठीक है, कई उन्हें करना आसान नहीं है। सौभाग्य से उन्होंने इसे आंतरिक रूप से हल कर लिया है। इसी दिन शाम को कियाओ संप्रदाय के प्रधानाध्यापक भी अपने शिष्यों के साथ मंगेशान शहर पहुंचे। इस बार उन्होंने न केवल कुछ लोगों को पर्वत द्वार की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया, बल्कि अन्य लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। आपका मतलब है कि किंगफेक देश के रक्त ज्वाला संप्रदाय के लोग मंगेशान शहर में आ रहे हैं? किसी ने कियाओ संप्रदाय के नेता की ओर आश्चर्य से देखा और पूछा। यह असंभव है, तियानजो में बहुत सारे लोग हैं, वो किंगफेक का एक गिरोह है। क्या वो वापस आने से डरता नहीं है या नहीं? पास के एक छोटे संप्रदाय के नेता ने कहा। जाहिर है उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष मरने के लिए आएगा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 436 तूफान नाशपाती फूल सुई। खबर वाकई सच है, कियाओ संप्रदाय के प्रधानाध्यापक ने भारी चेहरे के साथ कहा। जहां तक कारण की बात है, किसी भी पक्ष ने अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं फाड़ा है। हम जानते हैं कि दूसरा पक्ष हम सभी को मार डालेगा। ये सिर्फ अफवाह है। आखिरकार दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं किया है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस मामले में अगर हम पहले शुरू करते हैं और इन लोगों को मारते हैं तो आखिरी चीज दूसरी तरफ है। कियाओ संप्रदाय के नेता को सुनते समय सभी लोगों के चेहरे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। जाहिर है दूसरे पक्ष ने फैसला किया कि वे अब शुरुआत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार तियानजो राज्य की ताकत कमजोर स्थिति में है। यदि वे इसे अपनी पहल पर करते हैं तो इससे उनके अपने देश के सामने आने वाली कठिनाइयां ही बढ़ेंगी। इसके अलावा उन्हें नैतिकता में कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्हें कोई फायदा नहीं होना चाहिए। किंगफेक का देश वास्तव में धोखा दे रहा है, कोई चिल्लाया। हालांकि लोगों के पास अपना गुस्सा व्यक्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। वे इसे अपनी पहल पर नहीं कर सकते। आखिरकार उनकी ताकत नीचे की ओर है। यदि वे नैतिक रूप से पतन की स्थिति में हैं, तो वे बाहरी दुनिया से कोई समर्थन नहीं जीत सकते। काय करते तियानजो राज्य के कई उलिन लोग यही सोचते हैं। अब दूसरे पक्ष ने पहले ही एक चाल चल दी है। वे केवल कदम उठा सकते हैं और वे सीधे दूसरे पक्ष को नहीं मार सकते। मार डालो, कोई चिल्लाया। अज्ञानता, उच्च गुणी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। आप क्या करने को कहते हैं? जाहिर है वो आदमी आश्वस्त नहीं था। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जिसने अभी अभी बात की, लेकिन थोड़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे ये कहने दीजिए कि इस वक्त ज्वाला संप्रदाय के साथ हमारी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होगी। यदि हम जीत सकते हैं तो हम दुश्मन के मनोबल को खत्म कर सकते हैं। ये सुझाव दिया गया था। अगर हम हार गए तो क्या होगा? जाहिर है कुछ लोग इसके बारे में अच्छा सोचते हैं। अचानक कुछ देर के लिए दृश्य शांत हो गया। दूसरा पक्ष अभी एक गिरोह में आया था। ऐसे में अगर वे फिर भी हारे तो उनकी जान चली जाएगी। तियानजो देश के वुलिन किंगफेक देश के वुलिन लोगों के सामने नजर नहीं उठा पाएंगे। हम हारेंगे नहीं, कोई चिल्लाया। भीड़ उत्साहित थी। हाँ, वे हारेंगे नहीं। वे स्वीकार करते हैं कि समग्र ताकत के मामले में तियानजो राज्य के वुलिन की ताकत किंगफेक राज्य से मेल नहीं खा सकती है। लेकिन अब दूसरे पक्ष के पास केवल एक गिरोह है, लेकिन उनके पास बहुत सारे गिरोह हैं। ऐसे में अगर वे दोबारा हार जाए तो वाकई कहने को कुछ नहीं है। हालांकि कियाओ संप्रदाय सहित कई वुलिन संप्रदायों के नेताओं के चेहरे बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। अन्य लोगों की तुलना में वे इस रक्त ज्वाला संप्रदाय के बारे में अधिक जानते हैं। हालांकि यह संप्रदाय अभी उभर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ताकत अन्य संप्रदायों से कमतर है। इसके विपरीत यह संप्रदाय बहुत मजबूत है। तेजी से हो रहे उभार में इनकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि इस समय कियाओ संप्रदाय के नेता सहित कई संप्रदायों के प्रमुख बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्हें अभी भी रक्त ज्वाला संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी है। वे जानते हैं कि वे गुमनाम नहीं है।
इसके अलावा क्योंकि संप्रदाय बोधि मंदिर के करीब है, उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है और उनके संप्रदाय के सभी सदस्यों की ताकत कमजोर नहीं है। हालांकि इस संप्रदाय के नेताओं का दिल तेज है और वे इस बात को उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तियानजो राज्य के वुलिन लोग इस समय भी बहुत दबाव में हैं। आखिरकार वे सभी जानते हैं कि किंगफेग राज्य में उन संप्रदायों की असली ताकत बहुत मजबूत है, इसलिए उन्हें इस समय उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्याओ संप्रदाय सहित कई संप्रदायों ने इस समय पहले ही इसके बारे में सोचा है। जब रक्त ज्वाला संप्रदाय आता है तो उन्हें हराना और वुलिन में कई लोगों का विश्वास बढ़ाना आवश्यक है। इस तरह वे चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। कियाओ गेट के आगमन के साथ अधिक से अधिक संप्रदाय मंगेशान शहर में आ गए हैं, जो अधिक से अधिक जीवंत हो गया है। जो व्यापारी व्यापार करते हैं उन्हें भी इस बात का पूर्वाभास हो गया है कि युद्ध नजदीक आता जा रहा है, इसलिए अधिक से अधिक व्यापारी मंगेशान शहर को खाली करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मंगेशान के इस शहर में केवल वुलिन लोग और सुरक्षा करने वाले सैनिक हैं। शाम को कई संप्रदायों के नेता, जो शायद ही कभी एक साथ मिलते हैं, एक साथ शराब पीने के लिए मंगेशान शहर के सबसे बड़े रेस्तरां को ढूंढते हैं। इस दौरान माहौल बहुत अच्छा था। हालांकि किंगफेग देश कॉल करने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई स्कूलों ने पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं किया है। हेडमास्टर हुआ, आप उदास कैसे लग रहे हैं? कियाओ संप्रदाय के नेता के बगल वाले व्यक्ति ने कियाओ संप्रदाय के नेता की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा। चिंता मत करो, कियाओ संप्रदाय के हेडमास्टर यानी हेडमास्टर हुआ ने अपने मुंह से कहा। लोग उन्हें पीटने जा रहे हैं, हमें केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता है। यह अजीब है कि हम अच्छे मूड में हैं। हाँ हाँ, बगल वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। यह घटना वास्तव में तियानजो देश के वुलिन लोगों के लिए एक आपदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। हेडमास्टर हुआ ने दूसरी ओर देखा और पूछा, तैयार? हम किस लिए तैयारी कर सकते हैं? उनके बगल वाला व्यक्ति और नेता हुआ कई वर्षों से अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, इसलिए वो जानता है कि दूसरा पक्ष आसानी से झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे में नेता हुआ को और भी उम्मीदें हैं। नेता हुआ के बगल वाला व्यक्ति हंसता है, फिर नेता हुआ के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, हालांकि हमारी ताकत किंगफेग देश के वुलिन लोगों जितनी अच्छी नहीं है। हाल ही में टैंगमैन ने एक प्रकार का गुप्त हथियार विकसित किया है, जिसे कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि तूफान नाशपाती फूल की सुई एक पल में 811 जहरीली सुइयां छोड़ सकती है, जो किसी भी प्रथम श्रेणी के मास्टर को एक पल में मरने के लिए पर्याप्त है। ओह, और ये छिपे हुए हथियार। जब हेडमास्टर हुआ ने अपने दोस्त की बातें सुनी तो वह भी उसके जज्बे से हैरान रह गए। हालांकि वो थोड़ा अधिक आशावान लग रहा था। बेशक तांगमेन के छुपाए गए हथियार तियानजो देश में सबसे अच्छे हैं। हालांकि उनके संप्रदाय के सभी सदस्यों की ताकत अच्छी नहीं है, लेकिन छिपे हुए हथियारों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बगल वाले आदमी ने कहा। हेडमास्टर हुआ ने सिर हिलाया। उसने टैंगमेन के छिपे हुए हथियारों की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, जो वास्तव में शक्तिशाली थे। अब उन्होंने रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई का आविष्कार किया, जो तुरंत बारिश तूफान नाशपाती फूल सुई लॉन्च कर सकती है, जो किसी भी विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हेडमास्टर हुआ को राहत मिली थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिली थी। आखिरकार हालांकि तांगमेन के छिपे हुए हथियार शक्तिशाली हैं, उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। उनके पास रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुइयों की संख्या सीमित होनी चाहिए। भले ही वे किंगफेग देश के कई विशेषज्ञों को मार सकते हैं, किंगफेग देश की समग्र ताकत भी सीमित है। ये तियानजो देश से बेहतर है, इसलिए भले ही हम कुछ विशेषज्ञों को खो दें, लेकिन प्रभाव बड़ा नहीं होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 437 दूसरा प्रसारण। चीन के हेडमास्टर से ज्यादा दूर तांग कबीले के लोग नहीं हैं, और वे अब जो चर्चा कर रहे हैं वो तूफान नाशपाती फूल सुई है। छोटे मार्शल भाई वांग, क्या आप अपने तूफान नाशपाती फूल सुई के बारे में निश्चित हैं? तांग कबीले के एक बुजुर्ग से पूछा। और जिस वस्तु से उन्होंने पूछा वो तांग मिंगजोक का एक अन्य बुजुर्ग था, जो इस समय रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई के अनुसंधान और विकास के प्रभारी थे, इसलिए यह व्यक्ति पूछेगा। बड़े मार्शल भाई सूरज, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इस बरसाती नाशपाती फूल सुई के साथ कोई समस्या नहीं है। छोटे मार्शल भाई वांग ने ताली बजाई और वादा किया। तियानजो देश में तांग कबीला हमेशा से दूसरे दर्जे का संप्रदाय रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस संप्रदाय में बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं हैं। आखिरकार वे मुख्य रूप से छुपे हुए हथियारों का उपयोग करते हैं। भले ही वे छिपे हुए हथियार हो, उन्होंने अतीत में सामान्य छिपे हुए हथियार विकसित किए हैं और प्रभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि इस बार लंबे समय के शोध के बाद टैंगमेन ने अंततः रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई का घातक उपकरण विकसित किया। इस तरह की चीज तुरंत 810 जहरीली सुइयां बाहर निकाल सकती है। एक पल में इतनी सारी जहरीली सुइयों के हमले से प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ भी नहीं बच सकते, इसलिए प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों से निपटने के लिए उसका उपयोग करने से दूसरा पक्ष तत्काल भागे में मर सकता है। हालांकि इसकी महान शक्ति के कारण इस गुप्त हथियार को बनाना बहुत परेशानी भरा है। भले ही तांग कबीला गुप्त हथियार बनाने में बहुत कुशल है, लेकिन ये कम समय में उनमें से बहुत सारे हथियार नहीं बना सकता है। अब तक उनके पास केवल एक तैयार उत्पाद है। हालांकि भले ही केवल एक ही तैयार उत्पाद हो, यह आश्चर्यजनक है। छोटे मार्शल भाई वांग ने हमेशा सोचा था कि यह छुपा हुआ हथियार एक युगांतरकारी छुपा हुआ हथियार है। एक छिपा हुआ हथियार एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। एक महत्वपूर्ण क्षण में यदि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ की मृत्यु हो जाती है तो प्रभाव बिल्कुल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पूरे किंगफेग देश में केवल कोंगमिंग मास्टर ही प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ होता है। यदि वह अचानक मर जाता है तो किंगफेग देश के सभी लोग अपनी कमान खो देंगे। शायद तियानजो देश के सभी लोग जीतने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इसलिए तांग कबीले के सभी लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई का आविष्कार किया था, आश्चर्यचकित करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए ये युद्ध कोई संकट नहीं, बल्कि उनके टैंगमेन के मशहूर होने का एक मौका है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भोज बंद हो गया।
हालांकि हेडमास्टर हुआ को रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई के अस्तित्व का पता था और वह बेहतर मूड में थे, दूसरों को ये बात नहीं पता थी, इसलिए पूरे भोज का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। लोग अच्छी तरह से शराब नहीं खा सकते थे क्योंकि वे किंगफेंग देश के मामलों के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने भोज जल्दी छोड़ दिया। जब तान कबीले का छोटा मार्शल भाई वान शराब खाने से अपने निवास पर लौटा तो उसने अपना गुप्त हथियार रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई निकाली और अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ उसे देखा। इस छुपे हुए हथियार को वास्तव में उनका चरम कार्य माना जा सकता है। जब तक एक सामान्य व्यक्ति ने इस छिपे हुए हथियार को चलाना सीख लिया है, वो एक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ को एक पल में मार सकता है, ताकि प्रतिद्वंद्वी के पास वापस लड़ने की शक्ति न हो या प्रतिक्रिया का समय भी न हो। इसके अलावा इस चीज को संचालित करना आसान है। जब तक मैं इस पर एक छोटा सा उभार दबाता हूँ, मैं इसे संचालित कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, तब तक वो इस चीज को संचालित कर सकता है। यह उस समय की उत्कृष्ट कृति है। छोटे मार्शल भाई वान ने अपने द्वारा आविष्कृत वर्षा नाशपाती फूल सुई पर आह भरी। क्योंकि उसने शाम को शराब पी थी, तान कबीले के छोटे मार्शल भाई वान का मूड ठीक नहीं था। अपनी उत्कृष्ट कृति की जांच करने के बाद वो बिस्तर पर गया और उसकी उत्कृष्ट कृति उसके बगल के बक्से में रख दी गई। इस तरह आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। केवल वो सोचता है कि सब कुछ सुरक्षित है। कुछ ही समय बाद जब वो सो जाता है तो वो एक ऐसी रोशनी चमकाता है जो बहुत उज्जवल नहीं होती और फिर वो गायब हो जाती है। इसके बजाय ये कुछ ऐसा है जो दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई तान कबीले का एक प्रकार का छिपा हुआ हथियार एक पल में 810 बारीक सनी लॉन्च कर सकता है। प्रत्येक बारीक सुई में बेहद जहर होता है और तुरंत मार सकता है। हुआंग फेंग ने अपना रात्रिभोज समाप्त करने और सु यूमो और अन्य लोगों से अलग होने के बाद वह सीधे अपने घर वापस चले गए। घर पर उसके पास एक खूबसूरत महिला थी जिसे खाना बनाना और खाना खिलाना था। हालांकि ये खूबसूरत महिला स्पष्ट रूप से मारने के लिए बहुत अच्छी थी। अपने शानदार खाना पकाने के कौशल से बाई जियाओरो बहुत संतुष्ट थी। बेशक वह ततैया के नवीनतम मामलों के बारे में पूछना नहीं भूली। आखिरकार वह अभी भी हुआंग फेंग की नेता है और हुआंग फेंग का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है। आज सुयुमो लड़कियों के साथ भोजन करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। बेशक ये सुनने के बाद बाई जियोरोंग ने फिर भी कहा कि हुआंग फेंग की पत्नी बहुत अच्छी थी। इसने हुआंग फेंग को फिर से तुकाऊ बना दिया। आखिरकार तान मुक्यू ने उसे वाइन टेबल पर बताया था और उसके पास एक अच्छा स्पष्टीकरण था। हालांकि बाई जियाओरो को स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग के निजी जीवन की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए वो इस मुद्दे में ज्यादा शामिल नहीं हुई और हुआंग फेंग जल्दी अपने शयन कक्ष में लौटने में सक्षम थी। जब वो शयन कक्ष में पहुंचे तो हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि उनके भंडारण बॉक्स में एक अतिरिक्त चीज थी जो छुपाए गए हथियार के समान थी। तूफान नाशपाती फूल सुई। मुझे लगता है कि मैंने इसे टीवी पर देखा है, हुआंग फेंग ने सिलेंडर के साथ बुदबुदाया। हालांकि इससे पहले कि वो वस्तु को ध्यान से देखता, उसके कानों ने एक यांत्रिक ध्वनि सुनी जो लंबे समय से नहीं देखी गई थी। एक ही समय और स्थान में 4 चीजें एकत्र की गई है। क्या आप उन्हें स्थानांतरित करना चाहते हैं? सिस्टम आवाज को कहने के लिए प्रेरित करता है। हुआंग फेंग त्वरित स्वर से स्तब्ध रह गया। उन्हें इस समय ऐसे त्वरित स्वर की आशा नहीं थी, क्योंकि कई चीजें ये संकेत नहीं देती कि वे किस स्थान से आए हैं। हुआंग फेंग केवल इस मामले की खोज करना छोड़ सकते हैं, केवल एक चीज प्राप्त कर सकते हैं और एक चीज एकत्र कर सकते हैं। जहां तक ये बात है कि वे किस स्थान से आते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। इस वजह से उसे पता नहीं चला कि उसने अनजाने में एक ही समय और स्थान में 4 चीजें एकत्र कर ली हैं, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो और अधिक उत्साहित हो गया। हाँ, ये उत्साह है। पिछले प्रसारण के बाद से वो दूसरे प्रसारण की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार इस तरह से वो अन्य स्थानों के आकर्षण की सराहना कर सकता है। हालांकि अन्य स्थानों की संख्या आखिरकार बड़ी है, इसलिए हालांकि उसे चीजें मिलती रहती है, लेकिन उसे समान स्थान की चीजें अधिक नहीं मिलती है। इससे उसे थोड़ा अफसोस और दया आती है। अब उसने बिना किसी तैयारी के दोबारा उसी जगह पर 4 चीजें इकट्ठी कर ली, जिसे देखकर वो हैरान भी रह गया और एक ही समय में हैरान भी। आखिरकार इसे अन्य स्थानों पर प्रेषित किया जा सकता है, जो एक अच्छी बात है। उन स्थानों में न केवल उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उसे अच्छी चीजें भी मिल सकती है। यह अच्छी बात कहाँ है? हाँ, अभी स्थानांतरण करें, हुआंग फेंग ने जोर से कहा और फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं रह रहा है और बगल में एक और बाई जियाओरो है। यदि उसका आंदोलन बहुत बड़ा है तो दूसरे पक्ष का ध्यान आकर्षित करना आसान है। सौभाग्य से हुआंग फेंग के इस वाक्य को समाप्त करने के बाद अगले कमरे में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे हुआंग फेंग को राहत मिली। उसके बाद उसकी अंगूठी से 4 चीजें फिर से उड़ गईं, जिसमें तूफान नाशपाती के फूल की सुई भी शामिल थी जो उसे अभी मिली थी। तो ये 4 चीजें एक ही जगह से आती हैं। हुआंग फेंग ने क्यू याओ के अजय कौशल, क्यू याओ की वज्र मुट्ठी, वज्र की गोली और तूफान नाशपाती के फूल की सुई जो उसने अभी प्राप्त की थी पर बुदबुदाया। लेकिन इस समय ये चारों चीजें तेजी से और तेजी से घूम रही हैं। उसके बाद हुआंग फेंग किसी चीज से परिचित है और उसे आकर्षित करता है। इस पीली चोटी का मामला क्या है? एक आश्चर्य। हुआंग फेंग के बगल में बाई जियाओरो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बड़बड़ा रही है। जाहिर है हुआंग फेंग के व्यवहार ने उसका ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। वो हुआंग फेंग के शयन कक्ष में नहीं जाना चाहती। वो अपने बिस्तर पर कुछ देर के लिए बस बुदबुदाती है और फिर सब खत्म हो जाता है। यहाँ की हवा